सभी को हरिओम, नमस्ते। आज के सत्र के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास अतिथि जुड़ी हैं, डॉक्टर लेखा नायर जी। डॉक्टर नायर जयपुर, राजस्थान में एक न्यूरोथेरेपिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उनका शुरुआती पेशेवर सफर एक साइकोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रहा है। उन्हें न्यूरोथेरेपी में आने की प्रेरणा मर्म चिकित्सा से मिली, जिसने उन्हें एक पुरानी शारीरिक पीड़ा यानी कि उनको फ्रोजन शोल्डर था, उससे उन्हें तुरंत राहत मिला और इसी अनुभव से उन्हें आयुर्वेद में और गहन अध्ययन के बाद न्यूरोथेरेपी की ओर मोड़ दिया। पिछले 7 से 8 सालों से न्यूरोथेरेपी का अभ्यास कर रही हैं। वर्तमान में वो RUHS के प्रोफेसर भी हैं। आज के सत्र के लिए डॉक्टर लेखा नायर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। लेखा जी, आप जहाँ पे भी हो प्रकट हो जाइए। ओके, तो आज का हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो शोल्डर जॉइंट पेन पर है, जिसको हम मर्म चिकित्सा और न्यूरोथेरेपी से सीखेंगे कि किस तरीके से उसका इलाज हो सकता है। ये पूरा जो मेरा 1 घंटे का लेक्चर है या उससे ज्यादा हो जाए पता नहीं, ये हम किस वे में जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगी कि शोल्डर पेन क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम जब साइंस मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं तो कई बार जो है समझ में नहीं आता, उसके लिए मैं पहले से ही आपको बता दूंगी कि वो टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं। देन कॉज क्या है, शोल्डर पेन होता क्यों है, रिस्क फैक्टर्स क्या है वो बताऊंगी। देन क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, स्टेज क्या है फ्रोजन शोल्डर्स के, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे क्या क्या हैं, और न्यूरोथेरेपी। मैं ट्रीटमेंट ऑप्शन में सिर्फ न्यूरोथेरेपी और मर्म चिकित्सा का ही बताने वाली हूँ। थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन, होम केयर और लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगी। तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर लेखा है। मैं पेशे से न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, जयपुर में हूँ। और हम अब शुरू करते हैं अपने सत्र को। या क्रिया व्याधिहरणी स चिकित्सा निगते, इसका मतलब होता है जो भी क्रिया से व्याध या डिजीज हो या पेन हो उसका हरण होता है तो वो चिकित्सा कहलाती है। इसीलिए हमारी न्यूरोथेरेपी और जो मर्म चिकित्सा है या कोई भी अलग पद्धति है जिससे इंसान का दर्द या दुख या डिजीज दूर होता है, वो चिकित्सा है। तो हमारा न्यूरोथेरेपी भी एक चिकित्सा है। डेफिनेशन मैंने ये खुद बनाई है बैठ के, क्योंकि जहां पर भी देखो हम देखते हैं कि डेफिनेशन जो होती है साइकोलॉजी की भी है, व्हाट इज मेडिसिन भी है, व्हाट इज सर्जरी भी है, एंड व्हाट इज नर्सिंग है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी है। बट ये नहीं था कि व्हाट इज न्यूरोथेरेपी, वो भी एलिमेंट्री न्यूरोथेरेपी मैंने सर्च किया, हमारे इसमें आता नहीं है। तो मैंने एक बनाया है होलसम तरीके से। इसको ऐसे हम डिफाइन करेंगे। एलिमेंट्री न्यूरोथेरेपी इज एन इनोवेटिव science-based Indian alternative system that works without medicine। मतलब ये अपने में अनोखी एक विद्या है, साइंस से प्रेरित है, भारत की है, ऑल्टरनेटिव सिस्टम है। ऑल्टरनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एलोपैथी ने सारा वो ले रखा है खेल, तो हम ऑल्टरनेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऑल्टरनेट इंडियन सिस्टम है जो कि बिना दवाई के काम करता है, ये बिना दर्द के काम करता है। pressure based therapy using specific formula to integrate body system। मतलब ये है कि ये प्रेशर बेस्ड है, हम दबाव से, प्रेशर से स्पेसिफिक फॉर्मूला का यूज करते हैं जिससे कि हम सारे बॉडी के ऑर्गन्स को इंटीग्रेट करते हैं, स्पेशली मतलब काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिससे कि टू करेक्ट इम्बैलेंसेस एंड एलिमिनेट द रूट कॉज ऑफ डिजीज, सो दैट हमारी बॉडी में जो भी इम्बैलेंसेस हैं, जो रॉ मटेरियल नहीं बन रहा है, उसको हम बनाते हैं, हमारे इम्बैलेंसेस को ठीक करते हैं, और जो रूट कॉज है जिसके कारण वो बीमारी हमारे अंदर आई है उसको हम निकालते हैं। सो ये है डेफिनेशन एलिमेंट्री न्यूरोथेरेपी का। और दूसरा डेफिनेशन जो मर्म चिकित्सा का है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डीप में बाद में बताऊंगी। मैं सिर्फ अभी इसका उल्लेख कर रही हूँ कि ये जो है इट इज अ वाइटल पॉइंट, a vital anatomical point in Ayurveda, a junction of flesh
mamsa, vessel, shira, ligament or nerve, snayu, bones, asti, housing vital energy, prana, where injury causes severe pain, disability, loss of function and even death. मतलब ये है कि ये जो मर्म होता है ये हमारे अंदर एक वाइटल एनर्जी पॉइंट या सेंटर है जो कि हमारे जंक्शन मतलब बीच में फ्लैश मसल्स के अंदर होता है, शिराओं के अंदर होता है, स्नायु माने लिगामेंट, नर्व्स, टेंडन में होता है, बोन्स में, अस्थि में होता है, जो कि उसका एनर्जी हमारे अंदर जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो हैं। अगर इसमें अगर घात लग जाता है या इंजरी हो जाती है तो हमारे को बहुत दर्द होता है। कभी कभी जैसे डिसेबिलिटी हो जाती है या हाथ पांव काम करना बंद कर जाता है या उसमें मार लगने के कारण जैसे पैरालिसिस भी हो सकता है। वो काम करना, वो जो एरिया है वो काम करना बंद कर देता है या कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। अभी मैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में बता रही हूँ कि फ्रोजन शोल्डर जो है ये बहुत कॉमन है इंडिया में, और जैसे कि बताया था मैं पहले भी, कोविड में ये बहुत ज्यादा इसलिए हुआ। देखिए उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हमने स्टेरॉइड्स लिया कोविड के लिए या क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, जो हमारे कोविड के कारण जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हुआ है उसके कारण हो सकता है, या जब हम लोगों के पास कोई काम नहीं था तो हम सबसे ज्यादा क्या देखते थे, टीवी या बैठ के मोबाइल चलाते थे, तो उसके कारण भी होने के चांसेस है। तो हम एक चीज नहीं बोल सकते कि इट्स बिकॉज ऑफ दैट वायरस कि वो कोविड हुआ उसके वायरस के कारण ये हुआ है। इसके बहुत सारे केसेस हैं बट एज सच कोई डाटा नहीं है इसका, मैंने जो नेट में देखा कि कितना बड़ा है। बट यस ऑफ कोर्स ये अभी सुनने में ज्यादा आता है, जैसे कि एवीएन आता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस जैसे आजकल ज्यादा सुनने में आता है आफ्टर कोविड, वैसे ही हमारा शोल्डर पेन भी ज्यादा बढ़ गया है। Shoulder pain is more common in India with prevalence rate varying widely from around 7 to 30. 7 से 30% जो है जनरल पॉपुलेशन में ये पाया जाता है, जिसमें एज डिपेंड करता है। ऑक्यूपेशन में एज में ये है कि जो 40 से ऊपर हैं उनको ज्यादा पाया जाता है, मतलब 30 से ऊपर, आजकल 40 इज न्यू 30, तो 30 से ऊपर के लोगों में होता है फ्रोजन शोल्डर। देन ऑक्यूपेशन जो कि टीचर्स हैं, कंप्यूटर जो ज्यादा काम करते हैं या जिम में जो ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा देखा गया है। और जनरली हेल्थ स्टेटस में ये डायबिटीज के साथ में लिंक करके देखा गया है कि डायबिटीज में ज्यादा होता है। नाउ नॉर्थ इंडिया में ये 26% पाया गया है। एसोसिएटेड फैक्टर्स एंड कॉजेस, क्या क्या चीजें हैं जो कि शोल्डर पेन को पैदा कर सकती है, उसमें डायबिटीज में 50% जो है शोल्डर का डिसफंक्शन देखा गया है पेशेंट जो कि डायबिटिक है। और स्क्रीन टाइम, अब यही तो मेन प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से मेन प्रॉब्लम यही है कि स्क्रीन टाइम आजकल आप अगर देखोगे तो 3 घंटे से ज्यादा सारे के सारे बैठे रहते हैं। कोई यूट्यूब देखा या कुछ भी देखा तो कंटिन्यूअसली हमको पता ही नहीं चलता हम किस तरीके से बैठे हैं। कभी हमारा पोस्चर खराब होता है, कभी कभी क्या बोलते हैं नेक में और शोल्डर में पेन होते हुए भी हम उसको अनदेखा करके फिर भी बैठ के है ना हम देखते रहते हैं मोबाइल। दूसरा ऑक्यूपेशन, उस ऑक्यूपेशन में जहां पर रिपीटेटिव ओवरहेड एक्टिविटीज, जैसे जो हम खेल खेलते हैं जिसके अंदर हमारा हाथ जो है ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे यूं ऊपर करते हैं, जैसे बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, देन लॉन टेनिस, जिसमें हमारा अपने सर हाथ जो है ऊपर की तरफ बार बार रिपीटेडली जाता है, उसमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। पुअर पोस्चर, जैसे मैंने बताया कि आप एक मोबाइल लेके बैठे हो, कभी आड़े बैठ रहे हो, तिरछा बैठ रहे हो, नीचे झुक रहे हो, पता नहीं कैसे कैसे पोस्चर लेके बैठे रहते हैं और कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं, तो उससे भी हो सकता है। एंड कंप्यूटर, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर में काम करते हैं उनको होता है। नाउ एज एंड कोमॉर्बिडिटीज, एज का मतलब ओल्डर एज में ज्यादा होता है। कोमॉर्बिडिटीज जैसे आपको कोई हेल्थ इशू है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट का कोई एलिमेंट है, तो उसमें ज्यादा देखा जाता है। देन हायर सैलरीज,
जिनके पास काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, वो उनको भी ये ज्यादा देखा जाता है। नाउ ये सारे जो हैं टर्मिनोलॉजीज जिसे मैं बोलती हूँ कि ये सारा मैं जब पढ़ आगे हम जाएंगे स्लाइड्स में, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं काफी देखे गए हैं, तो इसलिए मैं पहले से ही उसको थोड़ा समझा देती हूँ ताकि जब बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ शोल्डर जॉइंट का जो पेन होता है उसमें एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट, ये एक स्मॉल जॉइंट है एट द टॉप ऑफ द शोल्डर विद द कॉलर बोन दैट इज क्लैविकल मीट द शोल्डर ब्लेड। अब अगर आप इसको देखोगे तो आप मेरे को अगर देख सकते हैं तो ये जो यहाँ पर एक छोटा सा एक्रोमियन होता है, एक्रोमियन बोलते हैं उसको, और यहाँ पे जो हमारा स्कैपुला बोलते हैं या शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, ये दोनों यहाँ पर आके मिलते हैं। तो इस वाली जगह को हम एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। नाउ सेकेंड इज ग्लेनोहेमोरल जॉइंट, यही है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है एडिसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर में। तो इसमें ये करता है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है? ये जो बोन है, शोल्डर बोन है, उसको ह्यूमरस कहते हैं, टू द शोल्डर ब्लेड वाया द ह्यूमरल हेड फिटिंग इनटू द शैलो ग्लेनोइड कैविटी। तो ये जो हमारा जो ह्यूमर का जो हेड है या सर है, जिस कैविटी के अंदर फिट होता है, उन दोनों कैविटी का नाम, एक का नाम ग्लेनोइड फोसा है, दूसरे का नाम ह्यूमरस है। तो ये दोनों जब एक दूसरे से जॉइंट मतलब अंदर घुस के रोटेट करते हैं तो दैट जॉइंट, उस जॉइंट को कहा जाता है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। नाउ पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर वो होते हैं, पेरी माने बहुत सारे, आर्टिकुलर माने जिसमें वो घूमता है, वो स्ट्रक्चर्स वो कौन कौन से होते हैं? जो कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बोन्स होते हैं, जो कि इस जॉइंट को या लिगामेंट सराउंड कर रहे हैं इस जॉइंट को। जॉइंट माने ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को जो सराउंड करते हैं, जैसे कि कैप्सूल है, लिगामेंट है, टेंडन्स है, बर्सा भी अभी बाद में बताऊंगी मैं क्या होता है, और एडजेसेंट बोन, ये सारी चीजें जो भी करते हैं उसको पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब ये हमारा जॉइंट है, इस जॉइंट के आसपास जितनी भी चीजें हैं उसको पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज चुभना है, पिंच कर रहा है, किसी भी दूसरी चीज, एक चीज दूसरी चीज को पिंच कर रहा है, या रिबिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है, किसी ना किसी कारणवश वो जैसे कि टेंडन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो दूसरे जॉइंट को जब पिंच करता है उसको इम्पिंजमेंट कहते हैं। एबडक्शन, एबडक्शन जो हमारा ये जो बॉडी है, इससे दूर की तरफ, बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम, मतलब ऐसे जा रहा है, इसको कहा जाता है एबडक्शन। अगर ये वर्ड अगर लिया गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड जो एबडक्शन है, अगर आप देख रहे हैं ना, ही वॉज एबडक्टेड अवे, या उसको किडनैप करके एबडक्ट कर लिया, तो एबडक्ट का मतलब है ले गए, मतलब किडनैप कर लिया मतलब उसको उठा के ले गए। तो दैट इज द वर्ड विच इज, वही वर्ड दिया जाता है, एबडक्शन मीन्स उठा के ले गए। तो मतलब जैसे हमारा बॉडी पार्ट, हमारे कोई भी बॉडी का जो पार्ट है वो बॉडी से, मिड लाइन से दूर जाता है, दैट इज एबडक्शन। एडक्शन तो एडिशन, एडक्शन मीन्स एडिशन, मीन्स आपका वो जो बॉडी पार्ट है वो वापस आपके पास आ रहा है। सपोज ये हमने ऐसे किया और वापस लेके आए, इसको कहते हैं एडक्शन। मतलब बॉडी पार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मिड लाइन, मतलब बॉडी है, बॉडी के पास आता है तो उसको एडक्शन कहते हैं। एबडक्शन जो कि दूर जाता है। नाउ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन। नाउ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन बताने के लिए ये क्यों जरूरी है ये हम जब बाद में देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो होता है ना, हम ये सोचते हैं सिर्फ फ्रोजन शोल्डर ही है। फ्रोजन शोल्डर नहीं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है शोल्डर पेन के। तो हर किसी का एक अलग ही पहलू होता है। किसी का हाथ ऊपर उठता है तो दर्द होता है, किसी का नीचे आता है तो दर्द होता है, किसी को बाहर की तरफ जैसे अबडक्शन की तरफ दर्द होता है, किसी को एडक्शन की तरफ दर्द होता है। इसीलिए ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रोटेशन हमारे यहाँ से होता है, ये वाला, ये जो है, देखिए अगर दिख रहा है तो ये जो है, दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन। नाउ इंटरनल रोटेशन ये है, यूं करके पीछे की तरफ हम लेके जाते हैं तो दैट इज इंटरनल रोटेशन, और यूं करके लेके आते हैं तो दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन।
नाउ ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस क्या है? अभी ये हमारा ऐसा गोल सा होता है ह्यूमर, तो ये जो मोटा वाला जो पोर्शन होता है, ये जो मोटा वाला पोर्शन होगा ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होगा, तो इसके पास वाला जो होगा लेसर ट्यूबरोसिटी होगा। मतलब एक जो कि फिक्स हो रहा है और जो उभरा हुआ पार्ट है वो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, और जो नीचे की तरफ है वो भी उभरा हुआ पार्ट ही है बट वो नीचे है तो वो लेसर ट्यूबरोसिटी है। ये जो है ह्यूमरस की ह्यूमरस जो बोन है हमारा उसका पार्ट है ये, जिसके अंदर रोटेटर कफ मसल्स तीन तरफ से आके जुड़ती हैं। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है बिल्डिंग ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा हो जाता है कहाँ पर? बॉडी के टिश्यू में। अब उसके कारण क्या होता है, वो बॉडी टिश्यू जो होता है हार्ड हो जाती है, टिश्यूज कैसे होती है? सॉफ्ट होती हैं। जैसे कैल्शियम उसमें ज्यादा होता है तो वो हार्ड हो जाती है, उसको हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज सब एक्रोमियन बर्सा। Fluid filled sac in the shoulder that cushion rotator cuff tendons against acromion deltoid muscles, reducing friction for smooth arm movement। मतलब ये है कि छोटे छोटे पाउचेस होते हैं या एक लंबा सा पाउच होता है जिसके अंदर खूब सारा फ्लूइड होता है। वो सैक, सैक मने मने छोटे छोटे कवर। अब ये सोचिए छोटे छोटे पॉलिथीन में हमने छोटे छोटे पानी भर भर के रख रखे, उसी तरीके से सैक होते हैं। ये जो बर्सास जो होते हैं ये जो रोटेटर कफ मसल्स हैं जो हमारे शोल्डर है उसको कुशन करने के लिए रोटेटर कफ मसल्स के वहां पे पाए जाते हैं, ताकि जो एक्रोमियन है, यहाँ पे जो एक्रोमियन है, जैसे हम ऐसे ऊपर करते हैं ना, ये वाला जो एरिया है ये रब करता है। तो ये रब करते करते अगर आप बताइए अपन ग्राइंड एक चीज को, किसी चीज को अच्छी तरह से पीसते रहेंगे तो एक पीसने के बाद क्या होता है, जाके वो जिससे भी पीस रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो मिलते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और दर्द होता है ना। उसी के लिए, उसको बचाने के लिए ये बर्सा जो है इसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि कुशन करता है हमारे रोटेटर कफ टेंडन्स को। किसके अगेंस्ट में? एक्रोमियन। मैंने बोला था यहाँ पर एक छोटा सा होता है बोन जैसा प्रोट्रूडेंट जो कि हमारे क्लेविकल से आके ये जो शोल्डर जॉइंट है उसमें दोनों को मिलाता है। उस जगह पे डेल्टॉइड मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स ऐसे ये जो ट्रायंगल शेप मसल्स है ना, ये वाली इतनी सी जो एरिया है ये डेल्टॉइड मसल्स है। अगर आपको दिख रही है तो ये इतनी सी जो एरिया है ये डेल्टॉइड मसल्स है, मैं आगे दिखाऊंगी। देन इससे फ्रिक्शन, ताकि ज्यादा ना, फ्रिक्शन का मतलब एक दूसरे से रगड़ना कम हो जाए और स्मूथ मूवमेंट हो हमारे हाथ का, इसके लिए सब एक्रोमियन बर्सा होता है। नाउ बर्साइटिस क्या होगा? उसी के अंदर इन्फ्लेमेशन, वो बर्सा जो पानी है उसी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको बर्साइटिस कहते हैं। फाइब्रोसिस क्या होता है? स्कार टिश्यू। अभी कुछ भी चीज जो होता है, अभी सपोज ये पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके अंदर से कोई कुछ खराबी हो गई तो उसमें क्या होता है, स्कार्स होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं किसी चीज को रब करूंगी तो वो टूटेगा, करेगा, निकलेगा, वो क्या होगा, वो इधर उधर जाएगा ना। उससे क्या होता है, कैप्सूल, जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो बिल्कुल थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसके कारण स्टिफनेस आने लगती है और पेन होता है। उसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, स्कार टिश्यू है। जो टिश्यू है वो खराब हो गई है, उसके कारण जो बाकी टिश्यूज में प्रॉब्लम आती है, उसके संग जो लग रहा है उसको प्रॉब्लम आती है, उसको फाइब्रोसिस कहते हैं ना। कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं? अगर आपने ये वर्ड सुना होगा कि किसी को भी जैसे हाथ जल गया या बॉडी जल गई, तो आपने देखा होगा जलने के बाद, हीलिंग के बाद कईयों का फेस जो है गर्दन से लग जाता है या हाथ जो है, ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्चर्स। मतलब एक चीज दूसरे से जुड़ जाती है, इसे कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। ये परमानेंट होता है। ये होता क्यों है? टाइट हो जाती है मेरी ये सारी जो है ना बर्न से ये टाइट हो गए और कई मसल्स जो है ना छोटी हो गई। अब छोटी हो गई तो लेकिन जुड़ तो वो उसी से रही है ना, तो ये ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी दिखती है। तो ये है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स। दैट इज परमानेंट हो जाती है, टाइटनिंग, टाइट हो जाता है, और शॉर्टनिंग ऑफ। अब चाहे वो मसल हो, टेंडन हो, स्किन हो, टिश्यू हो, कुछ भी। जैसे स्किन का भी कॉन्ट्रैक्चर होता है, टेंडन का भी होता है, वो जो भी चीज है उसका, उसको कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। देन लीजन्स क्या होते हैं? लीजन एक्चुअली देखा जाए तो जगह, प्लेसेस होती हैं जो कि टूट गई हैं, डैमेज हो गई हैं, जिसके कारण छोटी सी जगह बन गई है।
है ना, अपनी जगह। लीजन का मतलब होता है जैसे एक बड़ा सा एक जैसे कुछ सामान है उसके बीच में होल्स हो गए हैं, उसको कहते हैं लीजन्स, है ना। तो उसी तरीके से ये डैमेज जो बोन्स हैं उसके बीच में अगर लीजन्स हो जाते हैं तो छोटे 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 होल टाइप हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज लीजन्स। डिफ्यूज का मतलब होता है हर जगह फैल गया है। जो पानी में अगर थोड़ा सा आप तेल डाल दो तो वो पूरी पानी में फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज, मतलब हर जगह पे फैलना। डेल्टॉइड रीजन मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगी कि क्या होता है। ये ट्रायंगुलर एरिया होता है जो कि ये वाले एरिया को, ये होता तो सुपरफिशियल, यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्ज सुपरफिशियल डेल्टॉइड मसल्स होते हैं। इसके अलावा भी टर्मिनोलॉजी जो होंगी अगर रह जाती हैं तो वो मैं आपको उसी टाइम समझा दूंगी। नाउ हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझते हैं कि शोल्डर जॉइंट होता क्या है। अब शोल्डर जॉइंट जो होता है ये हमारे बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उसमें से जो 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजियस एंड साइनोवियल जॉइंट। तो ये जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये एक साइनोवियल जॉइंट का भाग है और इसको ग्लेनोहेमोरल जॉइंट भी कहा जाता है, जैसे मैंने बताया था। ग्लेनो मतलब जो सॉकेट है, ग्लेनोइड फोसा है। ह्यूमरल मतलब जो बॉल है, वो हेड ऑफ द बॉल जो होता है ये सॉकेट के अंदर फंस जाता है, इसलिए इसको हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। सो joint is a ball and socket joint or called as glenohumeral joint, where the ball is the head of the humerus which fits into socket. बॉल एंड सॉकेट है, बॉल क्या है इसमें, हेड ऑफ ह्यूमरस है, और सॉकेट क्या है, ग्लेनोइड फोसा है। जो गोल सा जो भाग होता है उसको ग्लेनोइड फोसा कहा जाता है, स्कैपुला के अंदर जो होता है ना। ये सबसे मोबाइल जॉइंट है। सबसे मोबाइल जॉइंट का मतलब इसको कैसे भी घुमा लो, ऐसा और हमारे शरीर में कोई भी जॉइंट नहीं है जो कि जिस तरीके से ये घूमता है उस तरीके से हमारा कोई जॉइंट नहीं घूमता, क्योंकि ये फ्लेक्शन करता है, एक्सटेंशन करता है, रोटेशन करता है, सर्कमटेंशन करता है, सब कुछ चीज करता है ये, जो कि हर जॉइंट नहीं करता है। ये रोटेटर कफ मसल्स पे अपनी स्टेबिलिटी, मैं ना मैसेजेस जो है मैं थोड़ा बाद में ही लूंगी और मैं देखूंगी भी नहीं अभी, लास्ट में मैं आपको जब हमारा टाइम होगा ना तब बताऊंगी। इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेटर कफ मसल फॉर स्टेबिलिटी, मतलब अगर रोटेटर कफ मसल्स में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, बोन्स में क्या क्या चीजें आती है इसकी, ह्यूमरस जो कि हमारा मेन है, बॉल जिसे बोला जाता है, और स्कैपुला जो पीछे जिसे शोल्डर ब्लेड कहा जाता है उसको स्कैपुला बोलते हैं, क्लेविकल जो एक छोटा सा पार्ट आता है जो इसको अटैच करता है हमारे यहाँ से रिब्स से होते हुए पीछे, उसे हम क्लेविकल कहते हैं। नाउ जॉइंट्स में ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्रोमियन करके एक होता है यहाँ पर, क्लेविकल से जुड़ रहा होता है वो, और उसको फिर पीछे शोल्डर ब्लेड से जोड़ रहे हैं, स्कैपुला से जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। नाउ ग्लेनोइड लेब्रियम क्या होता है, ये कार्टिलेज है जो कि एक रिंग जैसा होता है, जो ग्लेनोइड फोसा जो मैंने बोला इसके अंदर, ये जो अपने इसके अंदर जो है ये ग्लेनोइड फोसा है, उसके अंदर का जो रिंग है उसके ऊपर पूरी तरफ से जो इसको बांध के रख रखा है उसको कहते हैं ग्लेनोइड लेब्रियम, जो कि हमारे इस शोल्डर जॉइंट को मोबिलिटी देता है। नाउ मैंने आपको रोटेटर कफ मसल्स के बारे में भी बताया, रोटेटर कफ मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको समझने के लिए 3 वर्ड, सिट्स, SITS, अगर उसको आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 3 कौन कौन से। सुप्रास्पाइनेटस, ये मैं ना आपको दिखाऊंगी बाद में, इंफ्रास्पाइनेटस,
टीरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस, ये सारे जो मसल्स हैं इनको बन के रोटेटर कफ मसल्स होता है। तो अगर आपके सुप्राइन स्पाइनेटस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको शोल्डर पेन होगा, इंफ्रा में होगा तो भी होगा, टीरिस माइनर में होगा तो भी होगा, सबस्कैपुलरिस में होगा तब भी होगा। तो ये क्रूशियल है हमारी बॉडी को, हमारी जो इस शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी और मूवमेंट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोटेटर कफ मसल्स, जिसको हम बोलते हैं सिट्स, SITS। S is for supraspinatus, I for infraspinatus, T for teres minor, S for subscapularis। फिर बर्सा, बर्सा मैंने आपको बताया था, बरसे जो होते हैं दे आर स्मॉल फ्लूइड भरे हुए होते हैं उसमें, वो उनका मेन काम क्या है, टेंडन और बोन के बीच में जो रगड़ होती है उसको नहीं होने देना, इसके लिए बर्सा होता है। देन कमिंग टू लिगामेंट, लिगामेंट जो होते हैं ये भी 3-4 तरीके के हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ उसमें, ग्लिनोइड लिगामेंट, ग्लिनोहिमोरल लिगामेंट, कॉर्कोहिमोरल लिगामेंट, और भी बहुत सारे हैं। ये जो है ना वो कैप्सूल है, उसको पकड़ के रखता है ताकि हमारा जो मूवमेंट है लिगामेंट मूवमेंट को देने के लिए होता है, ताकि हमारा ये पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स ना हो। तो उसके लिए शोल्डर जॉइंट में हमारे पास बोन्स होते हैं, लैब्रियम होते हैं, रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, बर्सा होता है, लिगामेंट होता है। नाउ मैं आपको अब थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए ये है स्कैपुला, ये स्कैपुला है, ये क्लेविकल है, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है। देखिए अब है ना ये छोटा सा एक आप पार्ट देखिएगा, ये एक्रोमियन है, इसके साथ में क्या है, क्लेविकल जुड़ा हुआ है, और क्लेविकल जुड़ के ये स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये स्कैपुला के साथ ये सारा एक साथ जुड़ा हुआ है, जो कि ये तो फ्रंट में आ जाता है और ये स्कैपुला हमारे बैक में हमको फील करते हैं, बट जुड़े तो ये हमारे को पूरी तरीके से इस तरीके से हैं कि ये पूरा हमारा जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो देने के लिए जुड़ा होता है। तो एक्रोमियन ये है, और ये दोनों का ये जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है ना तो हमारे शोल्डर पेन में दर्द आता है। देन ग्लिनोहिमोरल जॉइंट, ग्लिनोहिमोरल जॉइंट ये है, मैंने बताया ना ये हेड है, ये हेड है ह्यूमरस का, और ये जो एरिया है ये हमारा ग्लेनोइड फोसा है, जिस या सॉकेट बोल सकते हैं आप। तो ये इसके अंदर फिट होता है, इसलिए इसको ग्लिनोहिमोरल जॉइंट बोलते हैं। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है, हमारी बोन है, जो मेन बोन है वो है। ये बड़ा नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है ये लेब्रियम है जो मैंने बताया था पहले, ये लेब्रियम है, और ये जो है इस एरिया में रहता है, दिखता है, ये चारों तरफ से ये क्या बोलते हैं ग्लिनोइड फोसा को कवर करता है। और अगर इसमें ये टेयर हो जाता है तब भी जो है, कभी लेब्रियल टेयर से टेयर करके आते हैं पेशेंट, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो एरिया है ये टेयर हो जाता है, जिसके कारण दर्द आता है। ये सिर्फ बताने के लिए है। नाउ ये शोल्डर जॉइंट के डिफरेंट लिगामेंट्स हैं। अब ये एक्रोमियन क्लेविकुलर लिगामेंट है, ये एक्रोमियन है, और उसके ऊपर जो लिगामेंट है जो कि इसको बना के रखता है एक जगह पर, ये इसलिए इसको एक्रोमियो और क्लेविकल के साथ में मिला हुआ है, इसलिए इसको एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट बोलते हैं। कोरोको एक्रोमियन लिगामेंट ये वाला एरिया का है, क्लेविकल एंड देन एक्रोमियन दोनों मिला के जो होता है लिगामेंट है। देन ये जो एरिया है हमारा जो क्लेविकल है, सब एक्रोमियन बर्सा है, ये वो फ्लूइड जो फिल करके जो बर्सा जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर खूब सारा पानी रहता है, जो कि हमारे टेंडन और बोन्स में फ्रिक्शन को कम करता है। इसमें और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है यहाँ पर,
और फाइब्रस मेम्ब्रेन है, आर्टिकुलर कैप्सूल यहाँ पर सारे हैं। इससे ये पूरा का पूरा जो होता है ना, ये वाले एरिया को कवर करते हैं, जिससे कि ना तो फ्रिक्शन हो साइनोवियल फ्लूइड, और बरसे के कारण हमारे इसमें हड्डी एक दूसरे के ऊपर रगड़ती नहीं है, और हमारा जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है। ये मसल्स के बारे में मैंने बताया था, सिट्स। तो सब सुप्रा स्पाइनेटस ये वाला जो है, ये और ये दोनों सुप्रा स्पाइनेटस है, ये इंफ्रास्पाइनेटस है यहाँ पर, फिर टीरीस माइनर ये है, और सब स्कैपुलरिस ये है। तो इस तरीके से सिट्स जो है, हम इसको एक्रोमिन, इसका वर्ड जो इस तरीके से एक्रोनिम बना है, सिट्स। और इंफ्रास्पाइनेटस जो है, इसमें अब है ना दिख नहीं रहा है, स्कैपुला के पीछे की तरफ भी है ना, ये स्कैपुला के ऊपर और सारी जगह पे है ना, ये सारा कवर कर देता है पूरा हमारा बॉडी को विथ दिस मसल्स। हाँ, ये है कॉर्कोइड प्रोसेस, क्लेविकल, ओके। रोटेटर कफ, ये है रोटेटर कफ मसल्स हैं, इसके कारण ही हमारा जो शोल्डर ब्लेड है, सॉरी शोल्डर जॉइंट है, वो अच्छी तरह से काम करता है। अब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। मैंने पहले ही बताया था, टाइप तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरे डायरेक्शन में ये घूमता है, पर उसके कारण एक और प्रॉब्लम है कि इसकी इंजरी भी बहुत जल्दी होती है, शोल्डर निकल भी जाता है। अब वो क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं, इसमें भी नहीं। हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हेड देखिए, आप इसका हेड कितना बड़ा है और इसका जो ग्लेनोइड फोसा कितना छोटा है। तो क्या होता है ना कि ये जो ह्यूमरस अगर जरा सा भी कहीं पे लग जाए, कर जाए ना, तो ये यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि इसका जो हेड है बहुत बड़ा है, और ग्लेनोइड जो अपर, ये बड़ा होना लाजमी भी है, क्योंकि इसके बिना उसको हर तरीके से ये रोटेट कैसे करेगा, सरकमटेंशन भी करता है, मतलब चारों तरफ घुमा भी लेते हैं हम हाथ को। तो जो है, उसके लिए ही इसको छोटा रखा है और इसको बड़ा रखा है, हेड ऑफ ह्यूमरस को भगवान ने। लेकिन उसके उसके कारण एक प्रॉब्लम भी आती है कि बहुत जल्दी चोटीला हो जाता है, ये बहुत चोट लग सकती है इसको, ये भी एक प्रॉब्लम है इसका। प्राइमरी मूवमेंट इसके फ्लेक्शन है, मैंने बताया था, एक्सटेंशन, एबडक्शन, बाहर की तरफ, एडक्शन अंदर की तरफ, इंटरनल जो है ये हम हाथ को पीछे लेके जाते हैं तो ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल, ये दिस इज दिख रहा हो तो ये एक्सटर्नल, ऐसे हाथ करेंगे तो एक्सटर्नल है। सरकमटेंशन, यूं घुमाते रहो, ये से पूरा, दिस इज सरकमटेंशन। स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, शैलो सॉकेट है, इसलिए उसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, और ये हेल्प लेता है मसल्स के, सॉफ्ट टिश्यूज की, जो कि हिप जॉइंट इतना नहीं कर सकता। हिप जॉइंट भी करता है, बट इसके जितना उसका स्टेबिलिटी और मोबिलिटी नहीं है। नाउ स्कैपुलोथोरैसिक मूवमेंट, ये रिब केज के साथ भी मूवमेंट करता है। आपने देखा होगा ये सारा चीजें जो है, हमारा जो स्कैपुला है, ये सारी चीजें रिब केज से लगी हुई हैं, इसलिए हमारा जो स्कैपुलो और थोरैसिक मूवमेंट, मतलब ऊपर का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा मूव, इधर उधर सब मूव करता है, बिकॉज ऑफ मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू विद द रिब केज। मतलब ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये जाके रिब केज से मिला हुआ है, इसलिए ये आर्म का मूवमेंट करता है। ब्लड सप्लाई और इनर्वेशन जो है, ये ब्लड सप्लाई और मतलब इसका ये है कि हाउ ये जाता कैसे है। नर्व्स, एक्सिलरी सब स्कैपुलरिस नर्व प्रोवाइड मोटर कंट्रोल एंड सेंसेशन, और एक्सिलरी जो नर्व है, ये सारे के सारे इसके मोटर का कंट्रोल होता है और सेंसेशन होता है। ब्लड, एक्सिलरी आर्टरी और सब स्कैपुलरिस आर्टरी, ये दो आर्टरीज नहीं है, इसके अलावा भी आर्टरीज हैं, ये मेन आर्टरीज है। ये मैंने टेंडन एंड लेगामेंट अभी बताऊंगी, तो उसके लिए है कि अलग अलग तरीके के लेगामेंट्स हैं। देखिए कितनी सारी चीजें, मसल्स हैं, टेंडन्स है, लेगामेंट्स हैं, ये सारा बना के ये एक छोटा सा एक हाथ का शोल्डर जॉइंट बना है। तो कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो पेन होना लाजमी है। तो टेंडन में जाऊंगे तब बताते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज शोल्डर पेन?
Shoulder pain is a feature. It is a feature of disorder affecting the acromioclavicular joint as well as that of the glenohumeral joint and periarticular structure. इसलिए मैंने periarticular structures बताए थे कि मतलब उसको जो articulate करने के लिए या हिलने के लिए जितने भी structures बनाए हैं, जो tendon है, muscles हैं, tissues हैं, इन सब में किसी में भी अगर disorder हो सकता है, होता है, जैसे कि acromioclavicular joint में हो जाए या glenohumeral joint में हो जाए या किसी भी structure में हो जाता है तो शोल्डर में पेन आ सकता है। टाइप्स ऑफ शोल्डर पेन देखते हैं। पहला है सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, उसके लिए हम ये देखेंगे। अब ये देखिए, ये वाला जो एरिया है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इस टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस हो सकता है। अब ये सुप्रास्पाइनेटिस टेंडनाइटिस होता क्यों है? इम्पिंजमेंट ऑफ द टेंडन ऑफ द एक्रोमियन। अभी मैंने आपको इम्पिंजमेंट बताया था कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू निकल गया रगड़ा खा के और वो जाके टेंडन को, एक्रोमियन के टेंडन को जाके बार बार पिंच कर रहा है। रिप हो गया है कोई सॉफ्ट टिश्यू, रिप होके जाके एक्रोमियन को पिंच करे जा रहा है, मतलब उसको बार बार क्या बोलते हैं, प्रेशर दिए जा रहा है, तब ये टेंडनाइटिस हो सकता है। पेनफुल आर्क ऑन एबडक्शन ऑफ द आर्म। एबडक्शन मतलब हाथ को आपने दूर की तरफ किया तो आपको भयंकर तरीके से दर्द होगा। विच कैन बी अबॉलिश बाय एक्सटर्नल रोटेशन। मतलब जब आप हाथ को अपने दूर की तरफ लेते आते हैं बॉडी से, तब तो आपको दर्द होता है, लेकिन जैसे आप उसको पास लेकर आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में लेकर आते हैं, तो आपका दर्द चला जाता है। तो दैट मीन्स ये सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस हो सकता है। नाउ लोकलाइज्ड टेंडरनेस होता है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस में। रेडियोलॉजिकली कैल्सिफिकेशन इन द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। अब कैल्सिफिकेशन का अब एक्सरे लिया तो पता चला कैल्सिफाइड है या स्पर है बोल देते हैं कोई लोग, कोई बोलते हैं आपकी हड्डी बढ़ गई है, तो उसका मतलब है कैल्सिफिकेशन हो गया सुप्रास्पाइनेटस टेंडन में। तो इसके कारण एक ही जगह पे ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, मैंने बताया ना ह्यूमर में लेसर ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है। जो क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऊपर की तरफ ये वाला जो एरिया है ये है, और लेसर ट्यूबरोसिटी ये है। तो ये वाली जो एरिया में दर्द होगा या एक्सरे में आपका कैल्सिफिकेशन निकलता है तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस है। रप्चर ऑफ calcific tendon material into subacromion bursa cause acute painful gout-like attack of inflammatory subacromial bursitis। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें आपको वो जो कैल्सिफाइड टेंडन मटेरियल है वो रप्चर होके वो सब एक्रोमियन बर्सा जो है, जो कि फ्लूइड फिल्ड सैक जो है उसमें जाता है, तो ऐसा जैसे पाँव में गाउट, आपको पता है कि यूरिक एसिड बढ़ने से आपके टांगों के बिग टो में बहुत दर्द होता है, वैसा इंसान को लग सकता है। ये भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बर्साइटिस मतलब वो बर्सा जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होके प्रॉब्लम दे सकता है। नाउ एडिसिव कैप्सुलाइटिस, यही है मेन जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इट इज अ पेनफुल प्रोग्रेसिव स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट कॉज्ड बाय फाइब्रोसिस, मैंने आपको बताया था फाइब्रोसिस क्या है, एंड कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल। मतलब प्रोग्रेसिव होता है, एक दिन में 2 दिन में नहीं आता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है ये, और स्टिफनेस शुरू हो जाती है। फाइब्रोसिस मतलब एकदम फाइबर जितने होते हैं ना वो सारे के सारे इकट्ठे होके क्या बोल सकते हैं, टाइट हो जाते हैं, फाइब्रोटिक मटेरियल बना देते हैं, जिसके कारण जिससे और कॉन्ट्रैक्चर से, जो कि शॉर्टनिंग, और मैंने बोला था कि वो टिश्यू शॉर्ट हो जाती है या टेंडन शॉर्ट हो जाता है, तो वो एक दूसरे मतलब उसका जो लेंथ है उससे अगर छोटा हो जाएगा तो काम करने में उसको दर्द होगा, वो है कॉन्ट्रैक्चर्स। It results in marked restriction of both active passive range of motion, especially external and external rotation। अभी इसमें भी क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन जो होता है वो उसमें काफी तकलीफ होती है करने में।
देन बाइसेपिटल टेंडनाइटिस, ये सारे आइटिस माने सारे इन्फ्लेमेशन ही है। इसमें पेन होता है, टेंडरनेस होता है बाइसेपिटल ग्रूव में, जिससे के कारण हमारा जो एल्बो एरिया जो होती है उसको हम मोड़ नहीं सकते, तो उसको कहते हैं बाइसेपिटल टेंडनाइटिस। टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके कारण हम फ्लेक्शन माने एल्बो को मोड़ नहीं सकते, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसे बाइसेपिटल टेंडनाइटिस कहते हैं। देन इंफ्रास्पाइनेटिस टेंडनाइटिस, हमने सिट्स में देखा था, रोटेटर कफ मसल का एक और टेंडन है जिसे कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटिस। तो उसके अंदर अगर आपका प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके कारण पेन आता है, और एक्सटर्नल रोटेशन विद सबस्कैपुलरिस लीशन कॉजिंग पेन इन पेन ऑन रेसिस्टेड इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म। अगर आप इंटरनल रोटेशन करने की कोशिश करते हैं, मतलब आप अगर अपने हाथ को पीछे की तरफ करना चाहते हैं, खुजली मच रही है आपको बैक में, वो करना चाह रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि जो इंफ्रास्पाइनेटिस जो एरिया है, टेंडन है, उसके अंदर आपके इन्फ्लेमेशन हो गई है उस टेंडन को। तो इसमें भी एक्सटर्नल रोटेशन, जैसे आप एक्सटर्नल रोटेशन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। शोल्डर हैंड सिंड्रोम ये दूसरा है। ये जो है इसके अंदर कई लोगों को आपने सुना होगा कि हमारे को है ना जैसे बर्न करता है वैसा वाला दर्द होता है, और हम हाथ को बिल्कुल भी उठा नहीं सकते, शोल्डर ऊपर कर ही नहीं सकते हैं, और इट मे कॉज ड्यू टू रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी। ये जो सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी है रिस्ट्रिक्टेड, ये आजकल इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम, टाइप 1 बोलते हैं इसको। ये जनरली कोई भी माइनर इंजरी होने के बाद इंसान को होती है, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी, जिसे हम आजकल बोलते हैं CRPS टाइप 1। ये जो होता है, कभी भी कोई इंजरी हो जाती है उसके कारण हमारे बर्निंग पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और स्किन में चेंजेस आते हैं, कलर चेंज हो जाता है स्किन का, जो कि इंजरी से पहले और अभी में देखा जाएगा तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी। और इट कैन बी, और इसके एपिलेप्सी हुआ उसके कारण भी ये शोल्डर हैंड सिंड्रोम हो सकता है। बार्बिचुरेट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा लेने से, एमेटॉल करके जो ड्रग्स होते हैं, ये सब लेने से, जिससे नींद भी आती है काफी, बार्बिचुरेट लेने से भी प्रॉब्लम आती है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग में हो तो भी होता है ये प्रॉब्लम। तो अगर हम उनका डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और इनमें से कोई चीज आपको दिखती है तो इसका मतलब है उनको शोल्डर हैंड सिंड्रोम हो सकता है। समटाइम्स कई लोगों में ये देखा गया है कि दर्द इतना नहीं होगा जितना वो बताते हैं। आपने आज थेरेपी दिया, उसके दूसरे दिन भी बोलेंगे मेरे को कोई फायदा नहीं आया, तीसरे दिन भी कोई फायदा नहीं आया, चौथे दिन भी कोई फायदा नहीं आया, मतलब उनको फायदा नहीं आता। और आपको एक बार करने से फायदा आ जाता है, उनको चाहे कितना भी करवा लो उनको फायदा नहीं आता। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कुछ और ही एंगल है। नाउ इटियोलॉजी, कॉजेटिव, हम कॉज ढूंढते हैं अभी कि क्यों कॉज करता है शोल्डर पेन, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं शोल्डर पेन के। तो फर्स्ट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कोई कॉज ही नहीं है, मतलब जो कि लिखा हुआ नहीं है आज तक टेक्स्ट बुक में, वो हो सकता है कॉज, मतलब देयर इज नो कॉज। जनरली देखा जाए 40 to 65, आजकल तो 30 में भी आने लगे हैं लोग जिनको फ्रोजन शोल्डर है। फीमेल्स को ज्यादा होता है मेल से। सेकेंडरी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? डायबिटीज मेलाइटिस सबसे कॉमन है, 50% लोगों को डायबिटीज मेलाइटिस के बाद फ्रोजन शोल्डर होता है। थायराइड डिसऑर्डर में होता है। पोस्ट ट्रोमेटिक और पोस्ट सर्जिकल इमोबिलाइजेशन, आप बहुत दिन तक अगर आपने एक जगह पर ही हाथ को रखा है, सपोज आपके ना फ्रैक्चर हो गया है एल्बो में या हैंड में, एक ही जगह रखने के बाद आपको फ्रोजन जो होता है शोल्डर थोड़ा सा पेन करने लगता है। पोस्ट ट्रोमेटिक कहीं गिर गए कर गए तो भी हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या रेडिकुलोपैथी के बाद भी होता है। रोटेटर कफ पैथोलॉजी, मैंने बोला सिट्स में कोई भी, ये जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उसमें से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी शोल्डर पेन हो सकता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस, ये क्या 10 बजे, हाँ वे हो सकता है। साइड इफेक्ट्स, कोई ड्रग्स लिए हैं, जैसे मैंने बोला बार्बिचुरेट लिया है, ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग्स ले रहे हैं, या एपिलेप्सी के ड्रग्स ले रहे हैं तो भी ये हो सकता है।
एब्डोमिनल पैथोलॉजी इन्वॉल्विंग द डायफ्राम, ये जो डायफ्राम से ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम, ये वाली जो एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी शोल्डर पेन हो सकता है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज, IHD एक केस है हार्ट डिजीज का, उसके कारण भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसमें? ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ डिफ्यूज डीप शोल्डर पेन, मतलब डिफ्यूज मतलब मैंने बताया कि स्प्रेड हो जाता है, यहां से शुरू हुआ था ये पूरा स्प्रेड होके पूरे हाथ में आ गया, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज, मतलब एक जगह पे से पूरी जगह फैल गया, दैट इज डिफ्यूज। डीप शोल्डर पेन, अंदर अंदर दर्द हो रहा है, अंदर दर्द हो रहा है, पूछने पे बोले अंदर दर्द हो रहा है, तो वो डीप शोल्डर पेन है। पेन बर्स्ट एट नाइट वाइल लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, आप देख लेना आपका हाथ है ना, एक जिसमें दर्द होता है उसको जरूर से ये लोग पिलो बनाते हैं, हर समय अपने हाथ को पिलो बनाने से वहां पे नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी आएगी आएगी, तो धीरे धीरे ये शोल्डर पेन का एक कारण होता है। स्टिफनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन इन ऑल डायरेक्शन, आप कहीं स्टिफनेस रहेगा हाथ में, कड़कपन रहेगा, हाथ खुलेगा नहीं सुबह सुबह, और जो भी मोशन आप करना चाहते हैं हम पूरी तरह से हाथ को घुमा सकते नहीं घुमा पाएंगे। डिफिकल्टी ऑफ ओवरहेड एक्टिविटीज, ये मैंने बताया था ना, ये जो बीमारी है जनरली आती किसको है? ये फुटबॉल, सॉरी, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन वाले, जो कि हाथ को ऊपर, सर के ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे वाले जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम होती है। जिम वाले जो हैं जितने भी वो खींचते रहते हैं, पुलिंग करते रहते हैं, इन सब लोगों को ये प्रॉब्लम, अगर आपको है तो ये प्रॉब्लम आएगी ओवरहेड एक्टिविटीज। और जनरली शोल्डर पेन आता भी इसी के कारण है कि आपने बहुत यूज कर लिया इसको। कोम्बिंग है, बाल को बनाना, रीचिंग बैक टू हुक अ ब्रा, मतलब औरतों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि पीछे ब्रा को नहीं कर सकते हैं, या पीछे हमारे ना खुजली हो रही है तो हम उसको स्क्रैच नहीं कर सकते, ये सारी प्रॉब्लम आती है, ये सिम्टम्स में आते हैं। देखिए क्लिनिकल फीचर्स दो तरीके होते हैं, सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स क्या होते हैं? जो आपको बताएगा पेशेंट, और साइंस क्या होते हैं? जो आप देखोगे। साइंस के एक्सटर्नल रोटेशन, अर्लीस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव, आप एक्सटर्नल, आप बोलिए हाथ को घुमाइए, एक्सटर्नली रोटेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले वही होगा। और एबडक्शन, बाहर की तरफ लेके जाने में प्रॉब्लम है। इंटरनल रोटेशन, हाथ को पीछे की तरफ, मैंने बोला ब्रा या कुछ पहनने के लिए इंटरनल रोटेशन नहीं हो पा रहा, फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा, हाथ को ऐसे कर नहीं पा रहे हैं। फिर अगर आपने जैसे भी छुआ ना, बहुत तेज गार्ड कर लेगा उस एरिया को, मतलब आपने छुआ तो दर्द होता है उसको भयंकर तरीके से, टेंडरनेस हो जाती है। और डेल्टॉइड रीजन मैंने बताया था, ये वाला जो ट्रायंगुलर एरिया है, यहाँ पर होता है सबसे ज्यादा गार्डिंग एंड दर्द। नो सिग्निफिकेंट रेडियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, जनरली एक्सरे जो होता है नॉर्मली आता है। आप पूछते हैं डॉक्टर से तो बोलते हैं हड्डी बढ़ गई है आपकी, बस इतना सा बोल के छोड़ देते हैं कि हड्डी बढ़ गई है आपकी। अब हड्डी क्यों बढ़ी ये नहीं समझ में आता, लेकिन हड्डी बढ़ गई है आपकी। देन मैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस, दैट इज फ्रोजन शोल्डर का बता रही हूँ, क्योंकि बाकी सारा आपको पता है इंजरी के कारण जो होता है वो टेयर या कुछ हो जाएगा, या जो भी एक्सरे MRI में मिलेगा। बट ऐसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस में 3 स्टेजेस में ये काम करता है, ये शुरू होता है। कैसे होता है? फ्रीजिंग स्टेज, ये बहुत पेनफुल फेस होता है, 2 से 9 महीने तक चलता है, जिसके अंदर बहुत दर्द होता है, स्पेशली रात में होता है। स्टिफनेस होती है हाथ ना, मतलब सुबह तो हाथ ऐसे कड़क होता है कि हाथ आप ठीक से बहुत टाइम लगता है उसको, मतलब मसाज करते रहो बहुत देर तक, उसके बाद वो ठीक होता है। और रेंज ऑफ मोशन रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। जैसे हाथ को ऊपर लेके गए तो नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऐसे लेके जाएंगे फिर आएगा, तो हमको हाथ को बिल्कुल धीरे से ऐसे लेके आना पड़ेगा। देन थॉइंग स्टेज में, सॉरी, फ्रोजन स्टेज में ये 4 से 12 महीने, मतलब 1 साल तक चलता है। बताओ, इसमें पेन हो जाता है रिड्यूस, लेकिन स्टिफनेस बहुत रहती है और कई काम हम कर नहीं पाते। अब क्या होता है ना कि हमारी बॉडी की एक आदत होती है कि जो भी प्रॉब्लम होती है ना उसके साथ में हम अपने आप को ढलने लग जाते हैं। आपने अगर ये देखा होगा, शियाटिका पेन के कारण औरतें डक के जैसे चलती है, मतलब बतखों के जैसे चलती हैं, लेकिन वो सोचती हैं कि ये हमारी चाल है क्योंकि हमारी एज हो गई,
इसलिए चाल है वो, ये नहीं उनको पता ही नहीं है कि भैया ये इसलिए है क्योंकि आपका शियाटिक L3-4 में कोई गड़बड़ है, जिसके कारण कोई नर्व इम्पिंजमेंट हो रही है, जिसके कारण आप ये इस तरीके से चल रहे हो। दिखाते भी नहीं है, वो सोचते हैं एज के कारण है। उसी तरीके से हम फ्रोजन स्टेज जो होता है ना, यहाँ तक तो हम है ना, फ्रीजिंग स्टेज के बाद ये पेनफुल अब हमारे ना दिमाग से निकल जाता है, और अब हमें ना जो होता है स्टिफनेस इतनी हो जाती है कि उसी स्टिफनेस में थोड़ा सा तेल मालिश किया, निकल लिए, ऐसे हम शुरू कर देते हैं। तो फंक्शनल लिमिटेशन मतलब उस हाथ से काम नहीं हो रहा तो हम दूसरे हाथ से काम कर लेंगे, पर उस हाथ को हम बचा बचा के चलते हैं। तो इस तरीके से हम उस पर ही ढल जाते हैं। फिर आता है थॉइंग स्टेज। थॉइंग का क्या मतलब होता है? रिकवरी फेज। थॉ का मतलब होता है कोई भी जो फ्रीज हो गया है उसके बाद उसको अगर फ्रीजर से आप आइस क्यूब को बाहर रखे तो पिघल जाता है ना, उसको कहते हैं थॉइंग। तो रिकवरी फेज 1 से 5 महीने से 2 साल लग जाते हैं इसको ठीक होने में। धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन आने लगता है, और नियर और कंप्लीट रिकवरी बहुत सारे पेशेंट्स में हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी, पंडित जी, पंडित जी, मैं हाँ ये जी। बोल रही थी कि अभी तो ये तो बहुत ही बड़ा है मेरा, मैंने तो सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा। वो डॉक्टर दीदार नेगी जी का जो है वो मैं दिखा दूं फिर? हाँ हाँ, उनका पार्ट ले लीजिए, आपका चाहिए तो अगले गुरुवार को कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अभी मेरा वो बहुत सारे स्लाइड्स हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी। यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये हाथ खाली इतना ही जा रहा है मेरा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। इससे ऊपर इनका हाथ नहीं जा रहा है। ठीक है, आप पीछे कितना जाते हैं? ऐसे घूम करके आप पीछे करके दिखाइए, पीछे कितना जाता है? पीछे ऐसे थोड़ा घूम जाइए, घूम जाइए। हाँ, पीछे यहाँ तक ही जा रहा है मेरा, ये यहाँ पे ठंडी में ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है। यहाँ पे ज़्यादा दर्द होता है। ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू। आप ट्रीटमेंट देंगे, आप देखेंगे उनको क्या पॉइंट दिए जा सकते हैं। आइए यहाँ पर आप एक बार उल्टे लेट जाइए इस पर एक बार। ये इनका स्कैपुला है। स्कैपुला को आप यहाँ से पुश करेंगे इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। छोटे छोटे 5 पॉइंट बनाएंगे। ये स्पाइन है, स्पाइन से 1 उंगली 1 इंच का लगभग आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको एक गैप मिलेगा छोड़ के। ये आप इससे आपकी हथेली से पुश करेंगे उस तरफ। 1 2, छोटा सा पॉइंट नीचे बनाएंगे और एक 1 2, तीसरा पॉइंट बनाएंगे 1 2, चौथा पॉइंट बनाएंगे 1 2, पांचवा पॉइंट बनाएंगे 1 2। ऐसे 3 राउंड देंगे इनको। छोटे छोटे 5 पॉइंट बना लेंगे। बाद में ये मसल्स को आप रिलैक्स कर देंगे, और हल्का सा रिलैक्स करने के बाद इन्हें आप कहेंगे कि करवट ले लीजिए, आप साइड ले लीजिए, उस तरफ फेस कर लीजिए, उस तरफ करवट ले लीजिए, वहां पर। ये पिल्लो पे आप अपना सिर रखिए। अब ये इनका शोल्डर है। शोल्डर जो यहाँ पे जो स्टिफनेस हो जाती है, इसको रिलैक्स करने के लिए आप यहाँ से 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3। इसको हल्का हल्का 3 पॉइंट बनाइए और उस डायरेक्शन में पुश करिए। 1 1
2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3। उसके बाद यहाँ के मसल्स को नीचे की तरफ खींच लीजिए। अभी आप उठ सकते हैं, एक बार उठिए, हाथ को ऊपर करिए। वो हाथ में अब पेन कितना है और कितना ऊपर जा रहा है लेके जाइए। अब ऊपर लेके जाने में आपको पेन हो रहा है? नहीं, थोड़ा रिलीफ है। रिलीफ है। वापस नीचे करिए, फिर से एक बार ऊपर लेके जाइए। हाँ, ये ठीक है। वेरी गुड, काफी आराम हो गया। ठीक है, अब आप इसे पीछे करके दिखाइए मुझे, पीछे की तरफ। नहीं, ये पीछे कितना आता है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऐसे पूरे आप घूम जाइए, टर्न होके दिखाइए। आराम से आप पूरे घूम जाइए, आप पूरे घूमिए ठीक से। आप हाथ हाँ, अभी हो गया, बराबर। पूरा आ रहा है पीछे। बराबर, वेरी गुड, बराबर। ठीक है, थैंक यू बराबर। थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से इस पॉइंट से इसको DD1 और DD2 नाम दिया गया है। इस पॉइंट का नाम है DD1 और ये DD2। ये दोनों पॉइंट आप देंगे, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। इसे ट्राई करके देखिए और हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो में DD1 और DD2 में जो प्रेशर दिया गया है वो आप ध्यान रखिए। आपको शायद पिक्चराइजेशन में, वीडियो में शायद कंफर्म नहीं हो रहा होगा कि प्रेशर कैसे देना है। वो प्रेशर जैसे आप ठीक विटामिन B12 के लिए, नायासिन, थियामीन के लिए देते हैं, उसी तरीके से देना है। शोल्डर बोन को आपको उस तरफ को पुश करना है जैसे B12 और उसमें देते हैं, ठीक है। और वैसा ही आपको स्कैपुला को भी हल्का हल्का पुश करना है अपोजिट डायरेक्शन में, शोल्डर की तरफ। लेकिन स्कैपुला का जो सर्कल है उसी शेप में लेना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत सेफ और सॉफ्ट देना है, एकदम जोर लगा के स्कैपुला ही नहीं उखाड़ देना, बहुत प्यार से देना है। और रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलेगा, इमीडिएट, तुरंत। शोल्डर पेशेंट में यदि आपके यहाँ पे स्वेलिंग है पेशेंट को और काफ़ी पेन हो रहा है, तो उसमें आपने इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देनी है। इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देने के बाद DD3 नंबर का जो पॉइंट है वो जरूर देंगे। इसका रिजल्ट बहुत ही लाजवाब है। DD3 जो पॉइंट है, इसमें आप ये जो आपकी बोन है, इसके यहाँ पे 1 और बीचों बीच 2 और यहाँ पे 3, तो ये आप हाथ को इस तरह घुमाएंगे उनके रिस्ट को। ये हो गया 1, देन 2 और ये 3। तो ये आपको पूरा, इतना पूरा एरिया जो है उनका कवर करना है और इसको 20-20 टाइम्स देना है, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। ये हुआ यहाँ का राउंड। आप बीचों बीच रिस्ट को सीधा करके यहाँ पे लेंगे, एकदम बोन के ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। मॉइस्चराइजर, पाउडर, क्रीम लगाने में कंजूसी नहीं करेंगे। आप ये तीसरी जगह के लिए हाथ उनका सीधा करेंगे, हथेलियाँ ऊपर रहेंगी। अब इसमें करेंगे आप 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 17 18 19 20। ये करने के बाद आप पेशेंट को देखेंगे, ये शोल्डर की जो मूवमेंट है बहुत फ्री हो जाएगी। और ये DD3 नंबर का जो पॉइंट है, ये आपको हर शोल्डर पेशेंट को देना चाहिए। बिना शोल्डर को टच किए आप यहीं से उनका पेन निकाल देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ, एल्बो से रिस्ट की तरफ ही आपको फ्रिक्शन करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ ही उसको प्रेशर देना है। और दूसरी बात, पहले जो है हाथ उल्टा होगा,
सेकंड पॉइंट में हाथ बिल्कुल आड़ा रहेगा और थर्ड में उसकी हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी। बट आपको जो प्रेशर देना है वो प्रेशर आपका वो जो ऊपर की बोन है उसी पे रहेगा, एल्बो से रिस्ट की तरफ। इससे आपके शोल्डर की जो मूवमेंट है बहुत जल्द फ्री हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन में भी उसको रिलीफ होगी और पेन में भी। और कई पेशेंट तो शोल्डर को हाथ नहीं लगाने देते, इतना पेन होता है, बट ये पॉइंट देते ही आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। अपना फीडबैक आप इसी ग्रुप में देते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे और वीडियोस दूं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको शोल्डर पे पॉइंट कैसे दिया जाए। ये पुराने पॉइंट्स हैं जो हम गुरुजी के समय में दिया करते थे और ये अभी कहीं भी है नहीं, बट राकेश जी के अनुग्रह पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये शेयर किया जाए और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। हम कैंप्स वगैरह में दिन में कई पेशेंटों को ये ट्रीटमेंट देते हैं और क्विक रिजल्ट आते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करिए। और थैंक यू वेरी मच। रेखा नायर जी ने भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया है, अभी उनका आधा अधूरा है और वो नेक्स्ट थर्सडे को कंटिन्यू करेंगी। और थैंक यू टू योर टीम, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। पिछली बार हमने जो है इंट्रोडक्शन हो गया था, डेफिनेशन हो गया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रेवलेंस इंडिया में जो है मैंने बताया था 7 to 30% है जनरल पॉपुलेशन में, और जनरली जो है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटीज के कारण ये ज्यादा देखने को मिलता है। और जनरली हम डायबिटीज, स्क्रीन टाइम और जो काम करते हैं, काम में भी जिसमें अपना हाथ बार बार ऊपर होता है, स्पेशली स्पोर्ट्स जो होता है उसमें ये ज्यादा पाया जाता है। प्लस कंप्यूटर में जो बैठे रहते हैं उनको भी ये ज्यादा होता है। टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज की थी ये मैं अब आगे भी इसका चलता रहेगा, इसलिए मैं आपको वापस से एक बार और बता देती हूँ। जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे शोल्डर के सबसे ऊपर इस वाली एरिया में होता है। ये स्कैपुला से और आपका जो क्लेविकल है इन दोनों को जॉइन करता है, इसलिए इसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। मैं इसका अभी फोटो आपको दिखा दूंगी। फिर आता है ग्लेनो हिमोरल जॉइंट। अब ग्लेनो क्या होता है? वो कैविटी जिसके अंदर आपका शोल्डर ह्यूमरस जो बोन है, शोल्डर का जो बोन है वो जाके लगता है, और वो एरिया को अंदर को उसको बोला जाता है कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी। उसके अंदर वो शोल्डर जाके लगता है। देन पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है सारे स्ट्रक्चर्स जो कि मिलकर आपके शोल्डर को मूवमेंट देते हैं उसे कहते हैं पेरी। पेरी मीन्स सारे, आर्टिकुलर जो कि हिलाने वाले स्ट्रक्चर्स। अब क्या क्या हिला सकते हैं वो स्ट्रक्चर्स? वो हैं सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स, टेंडन, बर्सा, लिगामेंट, कैप्सूल, ये सब मिलके हमारे शोल्डर जॉइंट को हिलाने में मदद करते हैं। इम्पेंजमेंट का मैंने बताया था, मतलब कि कोई भी चीज जैसे टेंडन है उसके वो कहीं टूट जाए या कुछ हो जाए, मतलब छोटा छोटा जो चीज होती है वो जाकर एक ये सारी चीजें ना एक क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड उसमें रहती हैं। स्पेशली अगर उसमें से कोई चीज निकल जाती है या टिश्यू इधर उधर हो जाता है या मसल्स थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती हैं तो वो जाके बोन को रब करती हैं, जिसके कारण हमें दर्द होता है। देन एब्डक्शन मैंने बताया था, जो भी चीज आपके बॉडी से दूर की तरफ जाती है दैट इज एब्डक्शन। और एडक्शन का मतलब जो पास आती है, आपका ये बॉडी है, बॉडी के जो पास आता है वो एडक्शन होता है। एडक्शन का मतलब एडिशन मीन्स पास आना, सब्सट्रैक्शन मीन्स बाहर जाना, दूर की तरफ जाना, दैट इज एबडक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटरनल रोटेशन। आप अगर ऐसे करोगे दैट इज सॉरी ऐसे करोगे दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन, और इसको ऐसे लेकर आओगे पीछे की तरफ दैट इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। अभी आप खुद करोगे तो आपको दिखेगा ये शोल्डर का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ऐसे करो तो ये
बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे करोगे तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, सिर्फ इसी को बोलते हैं इंटरनल रोटेशन, और ऐसे करने पे एक्सटर्नल रोटेशन। फिर इसमें कैल्सिफिकेशन एक वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज में जाके बहुत ज्यादा जम जाते हैं। अब वो क्यों जम जाते हैं? क्योंकि आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है कैल्शियम का, चाय सही नहीं होने से वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर जाके वो लग जाएगा। अब प्रॉब्लम कैसे आती है वो एक अलग ही विषय है। हो सकता है आपको बहुत बार चोट लग गई हो इस एरिया में, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया बन जाता है। तो अब इस प्रॉब्लमेटिक एरिया में और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कैल्शियम जो है पच नहीं रहा, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, वो एक परत जमा देता है, या जो आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके ऊपर वो जम जाती है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाती है। देन सब एक्रोमियन बर्सा, मैंने बताया था बर्सा जो होता है वो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, एरियाज होती हैं, जो कि आपके आपके पूरी जो शोल्डर की जो जॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ऊपर, साइड में, पीछे, हर जगह है। तो जैसे डेल्टॉइड बर्सा है, सब एक्रोमियन बर्सा है, तो ये क्या है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और जो कि आपके फ्रिक्शन ना हो, आपका एक दूसरे से टच ना हो, और अच्छी तरह से आपका हिलता रहे, इसलिए ये बर्सा होता है। और बर्साइटिस क्या होता है? बर्साइटिस का मतलब होता है जब भी आइटिस होता है, गुरुजी ने भी बहुत बार बुक्स में लिखी हुई है कि आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो बर्सा जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो बर्साइटिस कहलाता है। फाइब्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पैथोफिजियोलॉजी जो आपको बताऊंगी उसमें ये जो बर्साइटिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्साइटिस क्या करता है, सॉरी फाइब्रोसिस क्या करता है, उसका काम होता है जैसे आपके लग गई, चोट लग गई, तो उसके ऊपर जो परत जमाता है, परत जमता है, वो फाइब्रस टिश्यू से होता है। सपोज वो फाइब्रस टिश्यू का उसका मैकेनिज्म कहीं खराब हो गया, तो वो बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा। तो अब एक चोट के ऊपर एक परत आई, फिर परत आई, फिर परत आई, तो वो एरिया जो है ना उसका जो सकते हैं उसमें वो मैकेनिज्म नहीं है स्टॉप करने का, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव। जब स्कार टिश्यू हो जाता है, अब वो अगर कोई कैप्सूल, जो मैंने बोला था इसके अंदर जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके अंदर के जो कैप्सूल में अगर बार बार स्कार टिश्यू बन गया, तो क्या होता है, पेन और स्टिफनेस होता है। क्योंकि मैंने बताया ना हर स्ट्रक्चर को बॉडी में बहुत ही अच्छी तरह से फिट किया हुआ है कि कोई जगह रहे नहीं, जगह वो जिसमें मोबिलिटी हो उसके अलावा कोई जगह नहीं होती। अब उसमें वो स्कार टिश्यू जो है ना बिगड़ गया है, उसका फाइब्रोसिस का जो काम है उसको वो बिगड़ गया है, तो वो एक्सेसिव बनता रहेगा, जिसके कारण वो टच होता रहेगा इधर उधर और दर्द करेगा। यानी फाइब्रोसिस स्टिफनेस पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्चर्स पैदा करता है, और फिर दर्द होता है। अब कॉन्ट्रैक्चर्स क्या है, मैंने बताया था कि परमानेंट टाइटनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है, या टेंडन या स्किन या टिश्यू, कुछ भी चीज जो है टाइट हो जाती है उसे हम कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। देन लीजन, मैंने बोला था डैमेज, बोन्स छोटे छोटे टुकड़े में निकलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीजन। डिफ्यूज मतलब कोई भी चीज बहुत जगह घेरती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी में एक ऑयल का ड्रॉप डाले तो फट से पूरी एरिया को कवर कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डेल्टॉइड रीजन, ये वाले रीजन को डेल्टॉइड मसल्स होते हैं इसमें, इसको कहते हैं, ये जो ट्रायंगल बनता है ये डेल्टॉइड है। अभी आपको मैं जो बताने जा रही थी एक्रोमियन ये है। अब जो है ये प्रोसेस, इसके साथ में जो क्लेविकल के साथ में अटैच होता है उसको एक्रोमियन सब एक्रोमियन सॉरी एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ये कोराकॉइड प्रोसेस है, ये ग्लिनोइड फोसा है, आप देख रहे हो ये स्कैपुला का जो ऐसे आर्च आ रहा है ग्लिनोइड फोसा है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो 3-4 तरीके से बनते हैं, 3-4 जॉइंट, बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स होते हैं। उसमें से जो साइनोवियल जॉइंट होता है जिसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारा ग्लिनोहुमेरल जॉइंट है, जो कि आप बोल सकते हो शोल्डर जॉइंट को हम ग्लिनोहुमेरल जॉइंट बोलते हैं।
जॉइंट भी मैंने बोले थे कि बहुत सारे होते हैं, साइनोवियल होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें से सबसे जो खुला हुआ जॉइंट है जो कि हर तरीके से मूव करता है उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल का क्या मतलब होता है, जो गेंद, और सॉकेट क्या है, जिसमें जाके वो फिक्स हो जाए। तो ये जो हमारा इस तरीके से ये हेड है ह्यूमरस का, और ये जो ग्लेनोइड कैविटी या कैप्सूल में जाके फिट हो जाता है, इसलिए हम इसको ग्लेनो ह्यूमोरल जॉइंट बोलते हैं। और ये आपके हर तरीके से मूव कर सकता है, ये एक्सटेंशन, फ्लेक्शन सब कर सकता है, और सर्कमडेंशन मतलब गोल गोल भी घूम सकता है। सबसे मोबाइल जॉइंट है। इसमें क्या क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन्स, जॉइंट्स। बोन्स में हम तीन मेन हैं। एक तो जो हमारा जॉइंट है जिसे हम ह्यूमरस जॉइंट बोलते हैं, ऊपर का जो शोल्डर जॉइंट बोलते हैं जिसे स्कैपुला, जो हमारे पीछे है, और क्लेविकल बोन जो कि हमारे यहाँ से शोल्डर से आके यहाँ तक नेक के यहाँ तक आती है, वो फिर जाके उससे जुड़ जाती है हमारे स्टर्नम से। देन जॉइंट्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ग्लिनोहिमोरल, जिसे हम शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, देन ग्लिनोइड लेब्रियम, ये मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी। रोटेटर कफ मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी सुप्रास्पाइनेटस टेयर हो सकता है। अगर इसमें चोट लग गई है और कट गया तो आपको दर्द हो सकता है। टेंडन अगर टूट गया, मतलब में चोट आ गई, तो सुप्रास्पाइनेटिस टेंडनाइटिस बोलते हैं उसको, इंफ्रास्पाइनेटिस टेंडनाइटिस बोलते हैं उसको। मतलब आइटिस मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। टीरिस माइनर भी अगर उसकी इंजरी हो गई तो सब स्कैपुलरिस, इन सब में इंजरी हो सकती है। इसलिए हमारे लिए ये रोटेटर कफ मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमारे पूरे शोल्डर को रोटेट करने में बहुत मदद देता है, इसलिए ये रोटेटर कफ मसल्स हमारा हमको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा बर्स है, जनरली बर्साइटिस करके जो एक प्रॉब्लम होती है शोल्डर जॉइंट की, जिसके अंदर हमारे साइनोवियल फ्लूइड जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, बर्सा इन्फ्लेम हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, इससे कारण फ्रिक्शन होता है और हमारा हाथ स्टिफ होने लगता है। और लेगामेंट, अगर लेगामेंट में कोई चोट लगती है, कट हो जाता है तो तकलीफ देता है। अब यही है, ये देखिए एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, स्कैपुला से, और ये है क्लेविकल, ये दोनों को ज्वाइन करता है, इसलिए इसको एक्रोनो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। और ग्लिनो हिमोरल जॉइंट क्यों बोलते हैं, ये जो ग्लिनोइड फोसा है या स्कैपुला का ये जो भाग देख रहे हैं, स्कैपुला में एक गोल सा भाग होता है, उसके अंदर हमारा ये ह्यूमरस का हेड जाके, सर जो जाकर फिक्स होता है, इसलिए हम इसको ग्लिनोहिमोरल जॉइंट बोलते हैं या शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। अब ये जॉइंट जो है अगर आप देखोगे तो हमारा जो स्कैपुला का जो ये भाग है ना, इतना सा ही है, जबकि इसका हेड जो है इतना बड़ा है, इसलिए ये सबसे मोबाइल जॉइंट भी है और सबसे चोटीला भी है। मतलब इसमें जरा सा लग जाए, कर जाए तो इसमें चोट लगने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसका जो स्कैपुला का जो पार्ट है वो छोटा है और हेड जो ह्यूमर का है वो बहुत बड़ा है, इसलिए चोट लगने की क्षमता होती है, डिसलोकेशन हो जाता है, जरा सा लग जाए डिसलोकेट भी हो जाता है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मैंने बताया था ये रोटेटर कफ मसल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, कि इनमें से किसी में भी कुछ भी हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या चोट लग जाने से टेयर हो जाता है तो हमारे को दर्द आता है। ये मैंने आपको लेब्रियम दिखाया है, इसमें ये जो टेयर मतलब ये फट गई है, फटने से इसका इसमें दर्द होगा, और हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये भी फ्रोजन शोल्डर का ही है, तो नहीं है, तो इसमें इंजरी ट्रीटमेंट और ये सब देख के इसको ठीक करना पड़ता है। हमारा जो जॉइंट है उसके अंदर एक ही चीज नहीं होती, उसमें लिगामेंट होता है, बर्सा होता है, उसमें मसल्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, कार्टिलेज होता है, ये सब से बना हुआ एक चीज है ये। तो इसमें से अगर किसी भी चीज में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो वो तो दर्द आ सकता है। टाइप मैंने बता दिया कि बॉल एंड सॉकेट है, और बॉल एंड सॉकेट है इसलिए वो हर तरीके से घूम लेता है, घुमा सकते हैं हम हाथ को। उसमें मूवमेंट में आता है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे करना, एक्सटेंशन मतलब ये, एबडक्शन मतलब
पास में सॉरी दूर जाता है, एडक्शन मतलब पास आता है। इंटरनल रोटेशन मैंने बोला था, ये वाला जो आप ऐसे देखिए, मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, ये है ये है इंटरनल रोटेशन, ये है एक्सटर्नल रोटेशन, सर्कमडेंशन ये। तो ये सारी चीजें मूवमेंट है हमारे शोल्डर जॉइंट की। ब्लड सप्लाई जो होती है वो एक्सिलरी है, सबस्कैपुलरिस नर्व मोटर कंट्रोल और सेंसेशन प्रोवाइड करता है, और ब्लड जो है एक्सिलरी आर्टरी से और सब स्कैपुलर आर्टरी से आती है। ठीक है, अभी डेफिनेशन क्या है? Disorders affecting the acromioclavicular joint as well as glenohumeral joint and periarticular structures। तो शोल्डर जॉइंट का डेफिनेशन सिर्फ ये है कि कोई भी डिसऑर्डर जिसके जो कि अफेक्ट करता है हमारा ये एक्रोमियन और क्लेविकल के पैथोलॉजी को, या आपके ये ग्लिनोइड फोसा और ह्यूमरस के किसी चीज में, या ये टेंडन हो, मसल्स हो, या पेरियाट्रिकुलर स्ट्रक्चर्स में टेंडन, मसल, कार्टिलेज सब आ जाते हैं, लेब्रियम वेब्रियम सब आ जाते हैं। इनमें से अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे शोल्डर में पेन आ सकता है। अब कौन कौन से तरीके के होते हैं वो मैं पिछली बार भी बताई थी, वापस बता रही हूँ। सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, तो अगेन सुप्रास्पाइनेटस क्या है? ये दिस इज अ मसल और दिस इज अ टेंडन ऑल्सो। तो इसमें से अगर टेंडन में कोई, अगर सुप्रास्पाइनेटस में मसल में टेयर हो गया तो दर्द आएगा। टेंडनाइटिस, टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया तो भी हमारे को दर्द आएगा। इसमें क्या होता है जनरली, जो आप एब्डक्शन मतलब दूर की तरफ हाथ को लेके जाते हो एक्सटर्नल रोटेशन करने के टाइम पे, तो बहुत तेजी से दर्द होता है। देन जनरली हमको कहाँ होती है? आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमर मैंने बताया था, जो ऊपर इधर का भाग है वो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, ये लेसर ट्यूबरोसिटी है। तो अगर उसमें देखोगे कि कैल्सिफिकेशन हो गया, कैल्सिफिकेशन का मतलब कैल्शियम का डिपॉजिट हो गया, तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन में, तो वो कैल्सिफाइड हो गया मतलब मोटा हो गया, थिक हो गया, जिसके कारण मूवमेंट ठीक से नहीं होगी। रप्चर ऑफ कैल्सिफिक टेंडन मटेरियल, कोई भी जो कैल्सिफिकेशन हो चुका है वो अगर रप्चर मतलब टूट जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रेंज ऑफ मोशन पूरा, कैसे भी जो हाथ हिलता है वो सब बंद हो जाता है, स्पेशली जो है एक्सटर्नल रोटेशन बिल्कुल ही बंद हो जाता है। देन बाइसेपिटल टेंडनाइटिस बोलते हैं। ये क्या होता है? ये अगर आप देखोगे तो हमारा ये जो शोल्डर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से एक ना टेंडन जाता है, टेंडन जो है जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये इन्फ्लेमेशन हो गया ये, और टेंडन का जो शीथ है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो यहाँ से जैसे आप है ना हाथ को ऐसे फ्लेक्स करोगे एल्बो को, तो दर्द शुरू होता है। दैट इज कॉल्ड एज बाइसेपिटल टेंडनाइटिस। फिर इंफ्रास्पाइनेटिस टेंडनाइटिस, ये इंफ्रास्पाइनेटिस जो टेंडन है उसमें प्रॉब्लम होती है, तब आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब आपका एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन दोनों नहीं कर सकते हो। फिर लास्ट में जो है वो है शोल्डर हैंड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? बर्निंग पेन होता है। सबसे ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये शोल्डर हैंड सिंड्रोम, वो आप देखोगे कि पेन होगा हाथ में, भयंकर वाला पेन होगा, सब जगह पे पेन होगा, और हाथ नहीं उठता, शोल्डर रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब शोल्डर का जो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। और जनरली जो होता है ये हम ये मानते हैं आरएसडी करके, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी बोलते हैं जिसको, जो आजकल के उसमें इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। जो टाइप 1 अगर है तो कोई सी भी छोटी सी माइनर इंजरी हुई, सपोज फ्रैक्चर ही क्यों ना हुआ, छोटा सा सर्जरी हुई है, या बिना सर्जरी के भी, बिना मतलब कोई क्लियर कट नहीं है कि कहीं लगा है, कुछ भी है, लेकिन इंसान को पेन रहता है, पेशेंट को पेन रहता है, और जितना पेन होना चाहिए उससे डबल ट्रिपल पेन बताते हैं।
तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी। देन कभी कभी हो सकता है एपिलेप्सी के कारण भी आपको हैंड शोल्डर हैंड सिंड्रोम हो, या बार्बिचुरेट ज्यादा लेने से, ये नींद की गोलियां जो होती हैं वो अगर ज्यादा लेने से भी होता है। ट्यूबरक्लोसिस के अगर ड्रग में है तो ये हो सकता है। और कभी कभी कई लोगों में देखा गया है कि उसको क्या बोल सकते हैं, मेलिग्नर बोलते हैं जिसे, जो काम नहीं करना चाहता, उसको भी जरा सा दर्द होगा लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के ट्रिपल टाइम्स में बताएंगे। तो जनरली वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, मैंने फर्स्ट बताया हुआ है, ये भी मैं कर चुकी हूँ कि इडियोपैथिक मतलब हमको पता नहीं है क्या कॉज है, अभी तक कॉज का पता नहीं चला है। ज्यादातर 40 to 65 ईयर्स में होता है, फीमेल्स को ज्यादा होता है। सेकेंडरी क्या कॉज हो सकता है, आपको कोई बीमारी है जिसमें आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, या पोस्ट ट्रोमैटिक कहीं पे लग गई उसके बाद, या सर्जरी के बाद बहुत देर तक आपका हाथ एक जगह पे रहा, या फ्रैक्चर होने पे हाथ में कास्ट लगा, इसके कारण। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होता है, या रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी करके होता है, उसके कारण है। या कोई रोटेटर कफ जिससे कि रोटेशन होता है हमारे हाथ का, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके कारण आपकी बॉडी ही आपके खिलाफ काम करने, आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है, इसके कारण। कोई ड्रग्स लिया है उसका साइड इफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम जो कि आपके डायफ्राम से ऊपर की तरफ, पेट की जो भी प्रॉब्लम है जो डायफ्राम से ऊपर की तरफ तकलीफ देती है। जनरली आप अगर पूछोगे ऐसे पेशेंट को तो वो बोलेंगे कि हमारे को है ना खट्टी डकारें आती हैं, या एसिडिक हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और खूब सारा वो इनो और ये सारी चीजें ले चुके होंगे। देन IHD, इस्चेमिक हार्ट डिसीज वाले पेशेंट्स में ये ज्यादा पाया गया है। देन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स हम बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स दो तरीके से हम देखते हैं, साइंस और सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कि इंसान आपको बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। साइंस क्या है, हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव है। सिम्टम्स जो है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट है, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो आपको बता रहा है कि मुझे ये तकलीफ है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिम्टम्स। और साइंस क्या होते हैं, जो कि आप देखते हो अपनी आंखों से। सो हम जो सिम्टम्स है जो पेशेंट बताता है वो जनरल बताएगा, पहले तो थोड़ा सा था, एक जगह पर था, वो धीरे धीरे बढ़कर पूरा हो गया डिफ्यूज, मतलब एक जगह पर था, बढ़ के ज्यादा हो गया, अब मेरे ना शोल्डर के अंदर से मेरे को पेन आता है ना, एक ये। दूसरा बोलेगे रात में मेरे को ज्यादा होता है, और थोड़ा फिर दिन उठने के बाद हाथ इधर उधर थोड़ा सा हिलाओ तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। स्टिफनेस रहती है, बहुत ज्यादा अकड़न रहती है, मैं कोई भी जो ये काम है वो नहीं कर पाती हूँ जो ओवरहेड के लिए है, या जैसे अभी झाड़ू लगाती हैं तो वो झाड़ू नहीं लगा सकती हैं, ऐसे बोलेंगे। फिर हाँ, मैंने ये बता दिया कि ओवरहेड एक्टिविटी, जैसे आपने कंघा करना हो, पीछे आपको अगर खुजली करनी हो, या लेडीज में जनरली ये प्रॉब्लम आप पूछोगे तो कि वो ब्रा का हुक नहीं लगा सकती हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि उसको ये प्रॉब्लम है शोल्डर के हैंड का। देन साइंस क्या होते हैं, आप देखोगे कि एक्सटर्नल रोटेशन, फिर मैंने बताया ये वाला जो है नहीं कर पाती, और एबडक्शन दूर ले जाने का, इंटरनल रोटेशन यूं पीछे ले जाने वाला इंटरनल रोटेशन नहीं कर सकती है, फ्लेक्शन ये है नहीं कर सकती हैं। और जैसे ही आप उसको छुओगे तो ऐसे ना एकदम से दर्द करता है तो वो कड़क कर देते हैं ना, उसको मसल को गार्ड करते हैं, और दर्द होता है इस वाले एरिया में, ये डेल्टॉइड मसल्स है, इस वाले एरिया में दर्द होता है। और एक्सरे कराएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो आपका डॉक्टर है वो बोलेगा कि हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ गई है करके। अब स्टेजेस ऑफ एडिसिव कैप्सुलाइटिस क्या है, फर्स्ट इज एडिसिव कैप्सुलाइटिस के बारे में ही मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि टेयर है वो अलग चीज है, उसको भी आप अलग उसमें देखेंगे। एडिसिव कैप्सुलाइटिस सबसे ट्रिकीएस्ट है,
जिसको हील करने में टाइम लगता है। एडेसिव का मतलब कोई चीज चिपकना, कैप्सूल लाइटिस मतलब कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन हो गया जिसके कारण उसका पानी खत्म होता रहता है और एक दूसरे से आपका हेड जो है, ये जो ग्लेनॉइड फोसा है, इसमें जाके चिपकने लगता है। उसका जो अंदर का जो कैप्सूल है वो आपके उससे चिपकने लगता है, इसलिए इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। एडेसिव क्या होता है, जैसे फेविकॉल से चिपक जाता है ना, वैसे उसको एडेसिव कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं एडेसिव, चिपकने वाला कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन। तो इसमें फर्स्ट स्टेज होता है फ्रीजिंग, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है, 2 से 9 महीने चलता है। रात में ज्यादा होता है दर्द, स्टिफनेस, अकड़न बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे वो हाथों को चलाना मुश्किल होता है। सेकेंड है फ्रोजन स्टेज, फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज। अभी आप एक पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो जो थोड़ी देर तक वो पानी ही रहता है, धीरे धीरे होता है, उसको हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। उसके बाद फ्रोजन मतलब वो आइस क्यूब बन चुका है, तो उसको कहते हैं स्टिफ फेस, मतलब बहुत अकड़न रहती है, 4 से 12 महीने रहता है। पेन तो कम हो जाता है लेकिन अकड़न रहती है। ये इसका जो मूवमेंट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। थॉइंग फेस, अब हमने उसको फ्रीजर से उस आइस को लेके बाहर रखा तो धीरे धीरे वो वापस पानी बन रहा है, तो दैट मीन्स इज रिकवरी स्टेज। थॉइंग फेस मतलब कोई भी चीज फ्रीजर से लेके बाहर रखते हैं तो वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आती है, उसको थॉ बोलते हैं। तो 5 महीने से 2 साल लग जाते हैं इस तक पहुंचने के लिए। धीरे धीरे हाथ का जो मोशन, एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन है, फ्लेक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन, ये सब करने लग जाते हैं धीरे धीरे। और धीरे धीरे कभी कभी उसकी बीमारी के हिसाब से, अगर उसको कोमॉर्बिडिटी है, कुछ और भी प्रॉब्लम है, सपोज उसको डायबिटीज है या कुछ और फ्रैक्चर जो भी है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसके हिसाब से उसकी जो रिकवरी है धीरे 5 से 2 साल, 5 महीने से 2 साल के बीच में कभी भी होगी, डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी मैं आपको है ना करके इसमें बताऊंगी। आपको दिख रहा है ये स्क्रीन इज स्टिल विजिबल? सबसे पहले ये जो बीमारी है, सबको दिखाई दे रहा है ना प्लीज? ओके, ठीक है। तो हम है ना ये एडिसिव कैप्सुलाइटिस का ही बताऊंगी मैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इस बीमारी का दूसरा नाम है फाइब्रो प्रोलिफेरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ ग्लेनो जॉइंट। इसीलिए ये वाला जो वर्ड है ना, ग्लेनोहुमेरल जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फाइब्रो का क्या मतलब है? अभी फाइब्रो का इसमें मतलब है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है? ये नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी बॉडी की कि हम जो है हम स्कार टिश्यू बनाने की, कहीं पर भी लग जाती है तो चमड़ी अगर उधड़ जाती है तो उसके ऊपर एक चमड़ी तक बन जाती है और उसके ऊपर काला काला एक हो जाता है। जब भी पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि क्यों हुआ ये, क्योंकि कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है बॉडी में, तो फाइब्रोसिस
मतलब एक्स्ट्रा स्कार टिश्यू बनने लग जाएंगे, खूब सारे स्कार टिश्यू बनने लग जाते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस मतलब बहुत सारा एक के ऊपर एक के ऊपर एक चमड़ी जमने लग जाती है, या बहुत सारी, वो उसका काम एक बार बना के छोड़ना होता है, लेकिन वो करता ही रहता है, उसको हम स्कार टिश्यू कहते हैं। अब फाइब्रोसिस होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है कॉन्ट्रैक्चर, जो ये मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं करके। कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब होता है टाइटनिंग ऑफ द मसल्स, जो भी जैसे टेंडन है, कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर वो थिक हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी मोबिलिटी जो पहले जैसे होनी थी वैसे नहीं होगी, जिसके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ वॉल्यूम। अब किसका लॉस ऑफ वॉल्यूम होगा, जो फ्लूइड हमारे बर्सा साइनोवियल फ्लूइड होते हैं उसका लॉस होने लगेगा, जो कि 20 to 30 ml होता है, जो 5 to 10 ml हो जाएगा। उसके बाद होगा सीवियर स्टिफनेस स्टार्ट होती है, सीवियर स्टिफनेस। ये पैथोलॉजी है एडिसिव कैप्सुलाइटिस की। अब इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन इसलिए होता है कि हो सकता है कि कहीं चोट है, माइक्रो ट्रॉमा, पहला माइक्रो ट्रॉमा। दूसरा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। थर्ड होता है ऑटो इम्यूनिटी, आपकी ही बॉडी आपके खिलाफ, इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करने लग जाता है, उसको ऑटो इम्यून एक्टिविटी बोलते हैं। देन प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत ज्यादा आप हाथ को इमोबिलाइज करके रखे हो या उसके काम नहीं ले रहे हो, या तो आपके फ्रैक्चर हो गया, कास्ट लग रहा है तो, या तो आप पैरालिसिस हो गया या कुछ हो गया जो कि थोड़े दिन के लिए था, जैसे 2-3-4 महीने आपको पैरालिस्टिक जैसा हो गया, तो भी प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन का मतलब आपका हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे या आपने बांध के रखा था, इम्यूलाइजेशन। देन होता है इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जो कॉज हमको पता नहीं है उसको हम सब इडियोपैथिक में डाल देते हैं। तो ये जो हैं ये सारे रीजन हैं इन्फ्लेमेशन होने के बाद। अब इन्फ्लेमेशन जैसे ही होता है, हमारी बॉडी जो होती है ना, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जैसे इन्फ्लेमेशन होता है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसके कारण जैसे आचार्य जी ने बोला था मैक्रोफेजेस क्या होता है, मैक्रोफेजेस होता है आपके खाना, जो भी चीज नहीं चाहिए उसको आपके सेल्स खा जाती है, तो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स इन सब चीजों को लाती है, जिससे कि आपके जो इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करे। और एक चीज रिलीज करती है, उसको कहते हैं साइटोकाइनेस। ये साइटोकाइनेस बहुत तरीके के हैं, इसको आप एक राक्षस के जैसे यूज करिए। राक्षस है, उसके खूब सारे अस्त्र हैं, ये अच्छा भी है बुरा भी है। जब ये बुरा हो जाता है साइटोकाइनेस, तो ये राक्षस बन जाता है। इसका मैं एक वो दे सकती हूँ कि आग जब तक सौम्य है तब तक वो कुकिंग करेगी, हमको गर्मी देगी, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वो उसका विकराल रूप ले लेती है तो वो आपको जला भी सकती है। तो साइटोकाइनेस भी होते हैं बहुत सारे, जैसे इसमें मैंने लिखा है TNF है, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा, फिर इंटरल्यूकिन 1 भी है, 6 भी है, इस तरीके से बहुत सारे हैं, इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगी। बट ये जो होते हैं ना, इनका मेन काम क्या होता है, अब ये इनका मेन काम है कि जो इन्फ्लेमेशन है उसको बनाए रखे, खत्म ही ना करे, करते रहे। फाइब्रोब्लास्ट खूब सारा बनाएंगे, फाइब्रोसिस मतलब वो स्कार टिश्यू को खूब सारा इतना बना देंगे कि उसको कहाँ से निकालेगी बॉडी, निकाल नहीं पाएगी। उसके बाद क्या है, कोलाजन बनाती रहेगी, खूब सारे कोलाजन का प्रोडक्शन करती है, जिसके कारण जो आपकी जो बॉडी में वो जो कैप्सूल के जो जॉइंट है उसमें जाके चिपक जाती है और उसको एकदम कड़क कर देती है। तो ये जाके डिपॉजिट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ठीक हो जाता है कोरोको फ्यूमरल लिगामेंट। ये एक लिगामेंट है जो कि
बिल्कुल थिक हो जाती है। तो ये थिक होती है और कैप्सूल से रगड़ती है, तो आपका जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। उसके बाद इसका एक काम होता है कि जैसे कैप्सूल का फाइब्रोसिस कर दिया उसने, उसके बाद लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, जो फ्लूइड जो जितना चाहिए होता है। साइनोवियल फ्लूइड आपको पता ही है कि वो 90% तो पानी होता है, बाकी जो होता है उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, ल्यूब्रिकन करके एक फ्लूइड है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सारे तरीके के मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ होता है साइनोवियल फ्लूइड। वो धीरे धीरे जो होता है, अगर 50 से 30 होता है तो वो 5 से 10 हो जाएगा। तो इतने कम में वो कैसे उसको मॉइस्ट रखेगा और कैसे वो चलेगा, इससे और थिकनेस आ जाती है जिसके कारण अकड़न शुरू होती है। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिसिव कैप्सुलाइटिस। अभी एक मिनट है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए वापस से उसको करने के लिए। दिखाई दे रहा है सबको? ओके। तो अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। ये दिखाई दे रहा है? ओके। इन्वेस्टिगेशन पे हम आते हैं। किस कैसे हमको पता चलता है? पेशेंट जो हमारे पास जनरली आते हैं वो कुछ भी कराए बिना आते हैं, बस आपको दर्द बताएंगे। तो हम उनका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। क्योंकि हम जब है ना इनिशियली पेशेंट को जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन में ही अफेक्ट आ जाता है, नहीं आता है उसके इतना करने के बाद भी, तो हमको लगता है कि ये कुछ और ही है। तो जनरली हम एमआरआई करा सकते हैं या एक्सरे करा के देख सकते हैं। एक्सरे में आपको पता चल जाएगा कि कोई कैल्सिफिकेशन है कि नहीं है, कोई टूटा हुआ तो है नहीं। बट जनरली क्या होता है, आजकल एक्सरे भी रेडियोलॉजिस्ट दिए बिना आते हैं। तो आपको अपने इंट्यूटिव पावर से ही पता लगेगा कि भैया ये जो है ये एडिसिव कैप्सुलाइटिस है, या इसका कोई टेयर है, या जो भी है। तो जनरली जो आपके पास आता है ना पेशेंट, सारी एक्सरे वेक्सरे सब लेकर आता है। अगर तो उसका कहीं पर भी ठीक नहीं हुआ होता है, तो जनरली यही होते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो हम ठीक कर सकते हैं या नहीं।
अभी कॉमन हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट फॉर्मूला, अब ये डिपेंड करता है। देखिए हम फॉर्मूलाज तो आपको बता सकते हैं, लेकिन आप पहले ये देखिए, जांचिए कि क्या प्रॉब्लम है। हर किसी में इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन की ही बीमारी है जनरली सारी, तो हम इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट तो 100% देते ही हैं। अगर पेशेंट को सर्वाइकल प्रॉब्लम रेडिकुलोपैथी के कारण आया है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो सर्वाइकल के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं जनरली, उसको भी हम साथ में ऐड करते हैं, स्पेशली फोरमेडुला क्लॉकवाइज, T1 T2 रमन। फिर हम देते हैं नेकलेस। ये नेकलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी मर्म से गुरुजी का लिया हुआ लगता है मुझे। जो ये जो दो यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो वो भी एक मर्म है जिसको हम प्रेस करते हैं, जिसमें नेकलेस में वही प्रेस होता है। देन सबक्लेवियन देना है, दे सकते हैं अगर है प्रॉब्लम तो। देन 11 मेडुला लेफ्ट या राइट या दोनों इंटू 6 ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट हार्ट प्रॉब्लम से आया है तो उसको हार्ट के ट्रीटमेंट, कार्डियक ट्रीटमेंट देते हैं। डायबिटीज से आया है तो आप उसको 20 TF लेफ्ट ओवरी, 6 NNS लेफ्ट ओवरी, 1 पॉइंट लेफ्ट ओवरी इंटू 3 या 6 ट्रीटमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये काफी दिनों से प्रॉब्लम में है, तो हम नेचुरल स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। जनरली मैंने ये यूज किया हुआ है, इससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। देन अगर डिप्रेशन है, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम से आया है, तो आपको सेरोटोनिन ट्रीटमेंट फॉर्मूला भी दे देना चाहिए। जनरली जो आपके पास ये पेशेंट आते हैं जॉइंट के, मैंने जितने भी पेशेंटों को देखा है, ये जनरली इन लोगों का क्या होता है ना, कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब दर्द है, आप कब ठीक होगा। और आप जब उनसे बात करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये पेशेंट जो है ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो अगर आप 8 मेडुला दे देते हो ना, तो उसकी वो एंजाइटी और वो थोड़ी कम होने लगती है। नहीं तो आप है ना कितने भी दिन में ट्रीटमेंट करो ना, तो उसको लगता ही नहीं कि वो ठीक हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप है ना वो सेरोटोनिन ट्रीटमेंट दे दो या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जिससे कि उसका एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीव हो जाए, तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। अगर कैल्सिफिकेशन के साथ आया है, वो बोलता है कि स्पर है, मेरे को बताया है कि मेरे हड्डी पे हड्डी चढ़ गई है एक्सरे में, तो आप उसको कैल्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। 4 पैरा 7 लिव 8 चेस्ट ओनली 10 ADR। अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो वहां पे सर्कुलेशन के लिए आप मल्टी हेपेरिन, हेपेरिन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दे सकते हैं। अगर वो मेनोपॉजल टाइम पे आई है, जनरली आप देखोगे 40 to 50 या 60 के एरिया में के एज में ही ये लेडीज आपके पास आती हैं। जनरली जो है आधी से ज्यादा इरिटेटेड होती हैं। नहीं, मैं ये हर किसी का होता है, ये मैं भी खुद भी उस एज में हूँ, पर होता है ये नॉर्मल मेनोपॉजल है। आप है ना बाद में ये मैं पूरा खत्म कर दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेगा। तो जो मेनोपॉजल जो उसमें होते हैं जनरली, उनको भी ये तकलीफ ज्यादा होती है। तो आप हॉट फ्लैश या मेनोपॉज के लिए 6 राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, 2 पेट, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो दे दोगे, तो ये मैंने बहुतों में पाया है कि वो थोड़ा सा ठीक महसूस करते हैं। इंजरी है तो इंजरी ट्रीटमेंट फॉर्मूला दीजिए। दूसरा जो है ये बुकलेट हरिओम जी ने, हरिओम जाटव जी ने बनाई थी न्यूरोथेरेपी पे, उसमें से मेरी ली हुई है। ये आपके पास सबकी हर किसी के पास होगा। ये पूरा ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते हैं हम। इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट आपके पेशेंट का लगता है, ये मैंने बस एक बना के रखा है, आप इसमें से जो आपको लगता है अच्छा है वो आप दे सकते हैं। तो जनरली इन सब चीजों से, और पिछली बार आपने देखा था जो शोल्डर जॉइंट के लिए दीदार सर ने आपको वीडियो बना के दी थी, उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। मतलब आपको इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जनरली जो होता है ना, आपके पास फर्स्ट डे तो कोई पेशेंट नहीं आएगा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है करके। वो हर जगह पे गया होगा, फिजियोथेरेपी गया होगा, सब जगह गया होगा, फिर वो आपके पास आता है। तो जनरली वो क्रॉनिक हो चुका होता है। तो आप है ना वो जो शोल्डर का दीदार सर ने बताया थे वीडियो, वो करोगे तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। अब मैं आपको मर्म चिकित्सा के बारे में बताने जा रही हूँ। मर्म चिकित्सा जो होती है,
107 पॉइंट्स होते हैं हमारे, वाइटल एनर्जी पॉइंट बोलते हैं, ऊर्जा के केंद्र हमारी बॉडी के अंदर हैं। पूरा सारा मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये 5 टाइप के होते हैं। एक होते हैं साध्य प्राणहारा, मतलब इंस्टेंट डेथ कॉजिंग, आपने उधर मारा, क्योंकि जो मर्म है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा टाइम है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये मर्म जो होता है जनरली केरला की एक ट्रेडिशनल मर्माणी चिकित्सा या वर्माणी चिकित्सा करके आई थी। ये कलरी पाइट करके एक मार्शल आर्ट है केरला का। तो जब परशुराम भगवान ने सारे क्षत्रियों को मार दिया था, तो वो जब साउथ की तरफ गए थे, तो उन्होंने जो वहां के जो सबसे हायर कास्ट था नायर कास्ट, तो उनको है ना 2 भागों में बांटा। एक को तो क्योंकि सारे तो क्षत्रियों को तो मार दिया उन्होंने, तो क्षत्रिय फाइटिंग के लिए चाहिए, तो उन्होंने उनको 2 कास्ट में बांटा। एक जिनको उन्होंने मर्म कलाई सॉरी ये मार्शल आर्ट सिखाया, कलरी फाइट, और उसको उसमें जो दर्द या उससे जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए उनको चिकित्सा भी सिखाई, वर्माणी चिकित्सा, मर्माणी चिकित्सा, जो अब मर्म चिकित्सा या मर्म के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आई है। तो ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। इसी से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब चाइनीज जब ट्रेवलर्स इंडिया आए थे उन्होंने ये सब लेके गए, और अब वो तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं, हमारी चिकित्सा किसी को पता ही नहीं है। तो ये जो है जनरली इससे मार भी सकते हैं। तो जो मर्म पॉइंट में चोट आ जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, और इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। तो ये भगवान ने 2 तरीके से सिखाए थे कि उससे किसको मारा भी जा सकता है, उससे इंसान को ठीक भी किया जा सकता है। तो ये जो है वो है साध्य प्राणाहारा, मीन्स इंस्टेंट डेथ कॉजिंग, उसी टाइम मर जाएगा। कालांतरा प्राणहारा मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज कॉजिंग, काफी टाइम तक इसका जो डिजीज है वो रहेगा। फिर विशाल यज्ञ मीन्स अगर उसको कहीं लग गई उसमें चोट, तो वो खतरनाक हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर वायल्यकार्य का डिसेबिलिटी कॉजिंग, मतलब वैकाल्यकारा मीन्स डिसेबिलिटी हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। अगर उसके मर्म में चोट आ गई तो पैरालिसिस हो जाएगा, पांव या हाथ काम नहीं करेगा। ये रुजकारा मीन्स पेन, मतलब दर्द रहेगा उसको। तो ये इस तरीके से इसको बांटा गया है। ये जो मर्म होते हैं मैंने पहले भी बताया था, ये मांस में होता है, वेसल्स, आर्टरीज या वेन्स में होता है, जॉइंट्स में भी होता है, बोन्स में होता है, लिगामेंट में होता है, कार्टिलेज में, सब में ये पाए जाते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको 2 वीडियो दूंगी, इसके बाद में वो आप देखिएगा। जो सिर्फ शोल्डर जॉइंट का ही मैंने बताया है, उसमें 2 करेक्शन है, गलती से हो गया था जो मेरा। एक तो मैं उर्वी जो पॉइंट होता है, उर्वी को ही बोलते हैं भाई, मैंने अनी लिख दिया, अनी में लिख दिया था, और उर्वी को उवी लिखा हुआ है। ये 2 चीजें आप देख लीजिएगा। मर्म पॉइंट जो होता है, एक होता है शिप्रा। अब शिप्रा मैंने बताया हुआ है, उसमें ये लिगामेंट वाला लिगामेंट के ऊपर होता है। ये अभी आपको दिखा दूंगी मैं। उसमें शिप्रा जो है लिगामेंट में होता है, और इसमें अगर चोट लग गई है तो कालांतर मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज कॉजिंग होता है। और उसके बाद कूर्चा, 2 मर्म पॉइंट होते हैं, ये भी लिगामेंट वाला मर्म है, और ये वैकल्य कार्य का है, डिसेबिलिटी कॉजिंग। इससे डिसेबिलिटी हो सकती है अगर इस मर्म में चोट लग गई तो। ये मैं नहीं बता रही हूँ। कुपराहा, अब कुपराहा पे आते हैं, ये भी वैकल्यकारा है, मतलब आपका डिसेबिलिटी को कॉज करेगा। ये जॉइंट मर्म है, मतलब जो जॉइंट होते हैं उसके मर्म है ये। अनी लिगामेंट और टेंडन में पाए जाते हैं। उर्वी जो होते हैं वो आर्टरीज या वेन्स का मर्म है। ये चीजें जो मैं बताया है वो मैं बता दूंगी आपको। लोहिताक्षा जरूरत नहीं है। कक्षधारा जो होता है ये भी लिगामेंट का मर्म है, और इसमें भी अगर लग जाती है तो आपके डिसेबिलिटी हो सकती है, विकलांगता आ सकती है। देन अम्सा और हंस फलक, ये 2 मर्म है। ये एक तो हंसा जो है लिगामेंट का है, और हंस फलक जो है बोन का है। वो मैंने दिखा रखा है, उसमें आप जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी न्यूट्रिशन एंड केयर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
इसमें जनरली आप अगर टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर का काढ़ा बना के देते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ओमेगा 3 रिच फूड्स दे सकते हैं, जैसे फ्लेक्सीड हुआ, चिया सीड्स हुआ, अखरोट हुआ, और अगर फिश लेता है तो फैटी जो फिश होता है जो समुंदर में मिलता है वो वाला फिश ले सकता है। और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो भी लेता है वो ले सकता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर। खूब पानी पीना है, एक्सेस शुगर बंद करना है, डायबिटिक है तो वैसे बंद किया हुआ होगा। रिफाइंड फ्लावर गुरुजी 1000 बार बोल चुके हैं हमारे इसमें, हम बोलते भी हैं कि मैदा मत खाओ, फ्राइड फूड मत खाओ, खूब सारा कॉफी और ये सारी चीजें, या कोला, पेप्सी, कोको कोला, ये सब नहीं लेना चाहिए। और जो डायबिटिक पेशेंट है उसको आपको बताना पड़ेगा कि बिल्कुल चीनी विनी सब बंद कर दे, और खाने का भी एक आपको चार्ट देना पड़ेगा। विटामिन मिनरल्स चाहिए, क्योंकि अगर साइनोल फ्लूइड कम है तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। विटामिन डी, विटामिन सी, मैग्नीशियम और कोलाजन पेप्टाइड्स, आजकल बहुत सारी ये चीजें आती हैं मार्केट में जो लोग यूज करते हैं। देन आप घर पे क्या कर सकते हो, जैसे मर्म चिकित्सा में हम ये मानते हैं कि अगर बहुत पुराना जख्म है जिसके कारण फ्रोजन शोल्डर है तो हम हॉट लगाते हैं। अभी कहीं अभी जस्ट लगी हुई है, एक्यूट फेज में आएगा या अभी थोड़े दिन का है, तो उसमें हम मर्म पॉइंट में हम आइस लगा, मतलब ठंडा लगाते हैं, है ना। तो ये शीत और उष्ण, ये दो तरीके के फॉर्मेंटेशन होते हैं, जनरली हम करते हैं। मर्म चिकित्सा में हम इस तरीके से यूज करते हैं कि अभी हुआ चोट है उसमें ठंडा, और बहुत सालों का है तो उसमें हम उष्ण मतलब हॉट वाला फॉर्मेंटेशन देते हैं। और जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो जर्की मूवमेंट्स नहीं लेना है, दोनों हाथों में ठीक होने के बाद भी समान रूप से, जैसे 1 किलो का वेट है तो दोनों हाथों में 1 किलो का वेट लेना चाहिए, एक अकेले में नहीं लेना चाहिए। सडनली हाथ को इधर उधर झटका नहीं देना चाहिए, और कभी भी अपने ना शोल्डर को इमोबिलाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हाथ को चलाना चाहिए, थोड़ा बहुत मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो मालिश करते रहना चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रहे। ब्लड सर्कुलेशन रहेगा तो आपको पता ही है कि ब्लड सर्कुलेशन से आधी से ज्यादा समस्याएं हमारी ठीक हो जाती हैं। पोस्चर, जो ये राउंडेड शोल्डर वाले लोग होते हैं उनको ठीक से बैठना चाहिए, कंप्यूटर में कम काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आज मैंने टॉपिक फिनिश कर दिया है। अब पंडित जी मैं कर दूं, क्या बोलते हैं, शोल्डर पॉइंट के मर्म जो पॉइंट्स होते हैं, मर्म चिकित्सा के जो पॉइंट्स होते हैं शोल्डर पेन के, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है शिप्रा। शिप्रा मैं आपको अपने हाथ में दिखाऊंगी किस तरीके से देते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारा जो थंब है और ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच में ये पॉइंट जो होता है ये है शिप्रा। अब इसको करते कैसे हैं, तू आजा बेटा, तेरे पे दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ से आप ट्रेस करिए और सबसे जो दोनों का जो एंड पॉइंट है या जो ट्रायंगल पॉइंट है ये है शिप्रा। तो आपको इसको कैसे उकसाना है, ये वाला जो आपका इंडेक्स फिंगर है इसको नीचे रखिए और थंब जो है ऊपर रखिए, और इसके बाद जैसे आपने दबाना है इसको, तो कैसे दबाएंगे इसको, कितना दबाना है तो आप एक वो ले सकते हो, जैसे ओम नमः शिवाय उठा देना। ओम नमः शिवाय देखिए कैसे करेंगे, ओम नमः शिवाय उठा लिया, ओम नमः शिवाय उठा लिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप उतना ही सेकेंड, जैसे 1 2 3 1 2 3, उससे ज़्यादा नहीं, और उठा देना है। और जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कुछ नहीं है, आपने इसको क्लॉकवाइज ऐसे पकड़ के, ये देखिए मेरा ना यहाँ पर भी हाथ काम करता है और यहाँ पर भी करता है दोनों, तो आपने इसको ये तो स्टेडी रखना है और इसको आपने ऐसे ऐसे करके घुमाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये है शिप्रा। ये जो शोल्डर ब्लेड से इसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये आपके ना वात, पेट का ये सब देखता है। तो उससे क्या होता है कि एक्चुअली क्या है, वात की बीमारी है, पेन हर कोई वात की बीमारी है, तो वो थोड़ा सा
ठीक हो जाएगा। एक ये पॉइंट है, उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो हम आज जो बताएंगे वो सेकंड पॉइंट मैं जो बता रही हूँ वो है कुप्रहा। कुप्रहा जो होता है, आप मेरे हाथ में देखिए, मैं लगा रही हूँ इसमें, ये लाइन है बंद होने वाला, उससे एक उंगल, अब ये ना पेशेंट जो जिसका प्रॉब्लम है उसका होता है। जैसे अपन ने यहाँ एक उंगल किया, ये वाला जो पॉइंट होगा ये है एक कुप्रहा, और ये यहाँ से हमने, ये हुआ दूसरा। तो अब इसको कैसे आप करोगे, लाओ हाथ दिखाओ बेटा, इधर आओ, ओहो हाँ निकाल लो। तो आपने हाथ को हमेशा जो है सीधा ही पकड़ना है, और ये जैसे इसका हम है ना, ये सब है ना पेशेंट से नहीं बोलते कि भाई आप ऐसे पकड़ो, ये थोड़े दिनों में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, और जहां पे सबसे ज्यादा पेन होगा वही एरिया कुप्रहा है। तो ये दर्द हो रहा है तेरे को सबको होता है दर्द। तो ये वाला जो है, इसको सेम आपने 5 या 6 बार, इनिशियली आप 5 या 6 बार ये हाथ यहाँ पे पकड़ लीजिएगा, ताकि ये आप हिले नहीं और वो ही जगह पर हो। ये बोन का है, लिगामेंट का है, ये सारा मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ पॉइंट्स देखिए ये। फिर दूसरा ये लाइन है, उससे आप देखिए तो एक उंगल यहाँ, ये देखिए बेटा, दर्द हो रहा है तुमको? नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये तो तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं होगी ना तो ये ऐसे दबाना है। तो ये हो गया हमारा कुप्रहा। शिप्रा हो गया, कुपरा होगा। अब बावी या अनी बोलते हैं इसको, उसको देखने का तरीका कैसे होता है मैं अपने हाथ में ही बताती हूँ। ये ना, ये जो होता है आम का जो ऊपर वाला भाग है उधर होता है। अब इसको करने का तरीका क्या है, यहीं से जो कट है यहां से हमने हाथ रखना है, पेशेंट का थंब रखवाना है, ये हुआ आपका बावी या अनी, और फिर यहीं से सेकेंड जो थंब आएगा वो हो गया उवी। तो कैसे इसको करेंगे, तेरा हाथ तो जाएगा नहीं ऊपर, मैं आप नहीं करती हूँ। ये देख, ये से ऐसे किया यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है इसको, ये जो हाथ है उसको सीधा ही रखेगा। अगर ये जरा सा भी हो गया ना तो जगह चेंज हो जाती है। इस हाथ को आप पेशेंट का पकड़ के रखिए और फिर यहाँ पे दबाइए। दबाने का मैं तरीका बता देती हूँ। ऐसे रहने दे, ऐसे रहने दे, ऐसे रहने दे। ये है इसका, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आता है ये वाला पॉइंट। बिल्कुल ये जो है हाथ को ऐसे ही पकड़ के रखना है। जनरली मैं जो करती हूँ ये लिटिल फिंगर को पकड़ के ऐसे रख के करती हूँ। दर्द है तेरे को इसमें? ठीक है, तो शोल्डर को यूज़ करते तो होता है, ये अपने आप ही निकल जाता है। ऐसे ये 5 बार किया। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया ये वाला नहीं, तुम हिला रहे हो, ये सीधा ही रखो, है ना। ये वाला जो है पॉइंट है, ये हो गया, और ये एक्सपीरियंस से आ जाएगा। ये हो गया उवी। अब हम कक्षदार देखते हैं। तो मैं ना ये खोल दो ऊपर वाला। अब मैं जो बताने वाली हूं वो है कक्षदार, अम्सा, अम्सफलक, ये 3 बताऊंगी मैं। तो ये कैसे देखते हैं, हमारे यहाँ पे जो है, खोल लो इसको, ये जो क्लेविकल बोन होता है ना, ये ऐसे जाता है। जो एक्रोमियन मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे होता है एक्रोमियन प्रोसेस ये, और यहाँ पे जो शोल्डर है, शोल्डर ब्लेड है या स्कैपुला बोलते हैं, ये दोनों इससे टंगता है यहाँ पर, ये प्रोसेस से। ठीक है, तो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस को आप ट्रेस करो और नीचे जाओ ऐसे। पेशेंट को बोलो हाथ ऐसे रखेंगे तो वो सही आता है। अब ये हड्डी है शोल्डर की, और ये वाला जो स्कैपुला है, इसके नीचे ये वाला आप देखिए भाग। मैं एक पॉइंट लगा दूं बेटा तेरा, यहाँ ये वाला जो है। अब देखिए इसके नीचे ब्रेकियल प्लेक्सिस आ जाते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाइएगा, आपने गलती से भी कुछ कर दिया तो वो पैरालिसिस और ये सब होने की चांसेस होते हैं। ऐसे हाथ लगाने से नहीं होता, मतलब अगर ने कुछ और दबा दिया तो ये जो है, ये स्कैपुला यहाँ से आया ऐसे, और ये वाला जो एरिया है, अब इसको थंब से हम करेंगे और ऊपर की तरफ देखिए कैसे करेंगे। 1 दर्द है, 3 4 5 6। उसके बाद थोड़ा सा आप मालिश करके छोड़ दीजिए। दूसरा जो होता है, हम
हमसा जो है वो होता है एक्सिलरी नोड्स में। आप सर को ऐसे रखे, यूं रखे भी, यहाँ पे आप करोगे, थोड़ा लूज करो बेटा, ये वाली जो एरिया होती है ना, इसमें होती है। ये आपको मैं समझा नहीं सकती हूँ। इसकी जगह पर एक और चीज़ जो अफेक्ट करती है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो बोन होती है, जैसे इस बच्चे का ये वाली बोन है, अब ये बोन को आप ट्रेस करोगे तो ये यहाँ पे इसका जो एक्रोमिन प्रोसेस ख़त्म होता है, यहाँ पर आप दबाइए। नहीं तो आप इसको बोलिए कि नहीं, ये वाला हाथ दो बेटा, थंब को वो यहाँ रखेगा और नहीं, पूरा ठीक से सब एक साथ दबाओ, एक साथ रखो। हाँ, ये जो गर्दन के यहाँ पे रखा और नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, है ना। ये जहाँ पर इसकी मिडिल फिंगर होती है, ये आपका टच करना चाहिए गर्दन की लास्ट एरिया से, और ये जो है मिडिल फिंगर होता है वो पॉइंट, जिसे छोड़ो, छोड़ दो, जहाँ पर हम दबाते हैं। 1 2 3 इस तरीके से दबाया जाता है। और फिर लास्ट है हम्स फलक। तो ये कहाँ पर होता है? ये पीछे होता है, आप इस तरफ होते हो। स्कैपुला है, आप इसको कैसे करोगे? ये पेशेंट का भी आप कर सकते हो। ये हाथ दो, दिखा रही है? ये हाथ को आप जितना हो सकता है पीछे कर लो। हाँ, अब ये जितना हाथ इसने पीछे किया है, उसका ये वाला जो मिडिल फिंगर जहाँ पे आ रहा है उसको मार्क कर लो। हटा लो बेटा, ये आपका हम्स फलक है। अब यहाँ पर आपने दबाना है, 1 2 20 बार तक आप दबा सकते हो। तो ये वाला जो एरिया है, अभी आपको इनिशियली समझ में नहीं आएगा तो पेशेंट को बोलना है जो हाथ का आप कर रहे हो उसी हाथ को नीचे लेके जाना है, और पूरा ले जाओ जितना भी हो सकता है तुम्हारा, है ना। हाँ, ले जाओ, छोड़, मैंने छोड़, ले जा, ले जा, बस। ये वाला अब छोड़ दो बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना वो होगा। सेम उसका यहाँ वाला भी पॉइंट होगा। तो जनरली जो होता है, मैं मर्म देती हूँ तो दोनों हाथों में बराबर देती हूँ, चाहे ये वाले कंधे से के दर्द से आया होगा लेकिन हम उसको भी देते हैं। ये कोई से भी दर्द में यूज़ कर, कोई से भी शोल्डर पेन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बिकॉज ऑफ टेयर हो या एडिसिव कैप्सुलाइटिस हो या कुछ भी हो। जितने भी बताए गए हैं उनको, इस ये जो है यहाँ पे जाके एनर्जी पॉइंट बंद हो जाती है, तो उस एनर्जी पॉइंट्स को खोलने के लिए ये दिया जाता है मर्म चिकित्सा।